नमस्कार दोस्तों, अभिवादन स्वीकार करें लोकेश त्रिपाठी की तरफ से। और आइए जुड़ते हैं अपने इकोनॉमी एनसीईआरटी की सीरीज में। पिछले सप्ताह आप लोगों की क्लास नहीं हो पाई थी, स्वास्थ्य की समस्याएं थी मेरी, काफी लोग परेशान भी हो गए थे। लेकिन याद रखिएगा, ये समस्याएं क्षण भर की होती हैं, सिर्फ विराम होती हैं, निरंतरता बाधित नहीं होगी। हम पूरी एनसीईआरटी कराएंगे और पूरी सही स्टैंडर्ड बुक को भी उसके साथ पढ़ाएंगे। हम आपके साथ तब तक रहेंगे जब तक आपके सपने पूरे ना हो जाएं। तो आश्वस्त रहिए, पूरी क्लास कंप्लीट हो गई, एनसीईआरटी भी कंप्लीट हो गई, स्टैंडर्ड बुक भी कंप्लीट हो गई। तो आइए सीधे चलते हैं एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 5 में, जो टॉपिक है भारत में मानव पूंजी निर्माण। हम इसमें चर्चा करेंगे कि आखिर मानव पूंजी निर्माण का कॉन्सेप्ट क्या कहता है। फिर चर्चा करेंगे मानव पूंजी निर्माण और आर्थिक विकास के बीच संबंध क्या है, रिश्ते नाते क्या है। और फिर हम बात करेंगे भारत में मानव पूंजी निर्माण पर किया क्या जा रहा है, विशेष करके शिक्षा के क्षेत्र में। एनसीईआरटी इन्हीं मुद्दों पर बात करती है इस चैप्टर में। इस चैप्टर में हम एनसीईआरटी में ही रहेंगे, लेकिन थोड़ा सा आपकी कॉन्सेप्ट क्लियरिटी के लिए थोड़ा सा हम एनसीईआरटी के बाहर ही भी निकलेंगे। तो एक थोड़ी सी आपको कॉन्सेप्ट क्लियरिटी की एक बात बताते हैं। जब भी बात आती है मानव पूंजी निर्माण की, चाहे भारत हो या दुनिया में के किसी भी देश में, तो इसकी कहानी शुरू होती है 1960 के दौर में। 1960 के दौर में एक थियरी आई थी, एक सिद्धांत आया था, जिसे कहा गया था ह्यूमन कैपिटल थियरी। ह्यूमन कैपिटल थियरी, ह्यूमन कैपिटल थियरी, मानव पूंजी का सिद्धांत कहा गया। यह आई थी अमेरिका में, यूएसए में आई थी, 1960 के दौर में आई थी। अमेरिका की तरक्की का राज यहीं छुपा हुआ है। और इस थियरी में कहा गया, इस सिद्धांत में कहा गया कि जो जनसंख्या होती है, जो लोग होते हैं, या किसी भी देश के सबसे महत्वपूर्ण संसाधन होते हैं। ये जो चलता फिरता आदमी है ना, ये सिर्फ आदमी नहीं है। इस आदमी के भीतर किसी भी राष्ट्र की, किसी भी समाज की तरक्की के बीज छुपे हुए हैं। बस थोड़ा सा उस आदमी को निखार देना है। मतलब ये है, इस सिद्धांत में कहा गया कि ये जो मानव है, ये मानव जो है, ये जो मानव है, इसमें ढेर सारी असीमित संभावनाएं हैं, क्षमताएं हैं। कहा गया कि ये जो मानव है, इसमें ढेर सारी असीमित संभावनाएं हैं, क्षमताएं हैं। अमेरिका में कहा गया कि इसमें छुपी हुई है ढेर सारी संभावनाएं, क्षमताएं छुपी हुई हैं। इसकी क्षमता को हम उजागर कर दें, क्षमता को बढ़ा दें। क्या कर दें? क्षमता को बढ़ा दें। कहा गया अगर इसकी क्षमता को बढ़ा देंगे तो यही सबसे बेहतर संसाधन बन जाएगा। तो लोगों ने कहा कि कैसे क्षमता को बढ़ाओगे भाई? तो क्षमता के बढ़ाने का जो तरीका आया, उसी को कहा गया ह्यूमन कैपिटल थियरी। इस सिद्धांत के देने वालों ने कहा कि यदि इस मनुष्य की, हम मोटे तौर पर बता रहा हूं, हेल्थ पर बात करें, इस मनुष्य की हेल्थ पर काम करें, स्वास्थ्य पर काम करें, इस मनुष्य की एजुकेशन पर काम करें, ठीक, इस मनुष्य तक स्किल ले जाए, कौशल ले जाए। यानी हम स्वास्थ्य पर काम करें, शिक्षा पर काम करें, कौशल पर काम करें, इसको नॉलेज देने पर काम करें, इसको इंफॉर्मेशन देने पर काम करें, इसको एक जगह से दूसरी जगह जाने की, प्रवासन की बेहतर सुविधाएं दें। ये सारी चीजें दें, इसे ढेर सारी चीजें कही गई, जिसमें मोटे तौर पर फोकस किया गया कि इसे हेल्थ दें, इसे एजुकेशन दें, इसे स्किल दें। और अगर इस मानव को हमने हेल्थ, एजुकेशन, स्किल दे दिया, इसके साथ कई अन्य चीजें भी जोड़ी गई, मैं मोटी बात कर रहा हूं। तो अगर हम इसे हेल्थ, एजुकेशन, स्किल दे देंगे तो इसी मानव की क्षमता बढ़ जाएगी, इस मानव की उत्पादन क्षमता बढ़ जाएगी, इस मानव की कार्य करने की क्षमता बढ़ जाएगी, और यह एक महत्वपूर्ण संसाधन बन जाएगा। यह एक महत्वपूर्ण संसाधन बन जाएगा। और जब यह महत्वपूर्ण संसाधन बन जाएगा तो इसकी उत्पादकता बढ़ जाएगी, इसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, यह अपने राष्ट्र और समाज के विकास का वाहक बन जाएगा। यह बात 1960 के दौर में कही गई।
और इसी सिद्धांत को कहा गया ह्यूमन कैपिटल थियरी, मानव पूंजी का सिद्धांत। अगली बात कही गई कि जाहिर सी बात है, जब इस मानव की क्षमता को बढ़ाने के लिए इसके हेल्थ पर, एजुकेशन पर और स्किल में काम करेंगे, जिसके लिए आप ढेर सारा पैसा लगाएंगे, ढेर सारा पैसा लगाएंगे, यानी ढेर सारा निवेश करेंगे। तो इन पर, इनको, इनकी क्षमता बढ़ाने के लिए, इसके हेल्थ, एजुकेशन और स्किल पर निवेश के लिए जो पैसा लगाएंगे, उसे ही कहा गया मानव पूंजी निवेश। उसे कहा गया मानव पूंजी निवेश, मानव पूंजी निवेश, उसे कहा गया मानव पूंजी निवेश। यानी कहा गया सरकारों से, इस नीति में कहा गया, यूएसए की सरकार से कहा गया कि आप मानव पूंजी निवेश कीजिए, आप कुछ मत कीजिए, मानव पूंजी निवेश कीजिए। अर्थात कहा गया कि आप अपने नागरिकों के हेल्थ पर खर्च कीजिए, एजुकेशन पर खर्च कीजिए, स्किल पर खर्च कीजिए, अपने नागरिक की क्षमता को बढ़ा दीजिए। यह एक बेहतर संसाधन में बदल जाएगा, और जब यह बेहतर संसाधन में बदल जाएगा तो इसी को कहा जाएगा मानव संसाधन। क्या कहा जाएगा? मानव संसाधन। और कहा गया कि इस मानव को मानव संसाधन में तब्दील कर देना है, मानव को मानव संसाधन में तब्दील कर देना है, और इसी पूरी प्रक्रिया को कहा गया मानव पूंजी निर्माण। अर्थात बात कुछ यूं निकल करके आई, सरकारों से कहा गया, गवर्नमेंट से कहा गया कि गवर्नमेंट अपने बजट में पैसा खर्च करे, अपने बजट में पैसा लेकर के आए, और पैसे से क्या करे? हेल्थ, एजुकेशन और स्किल, ये तीन चीजों पर पैसा खर्च करे। और हेल्थ दे, एजुकेशन दे, स्किल दे, किसको दे? अपने नागरिक को दे, अपने नागरिक को दे। यह नागरिक को देगा तो यह नागरिक एक बेहतर संसाधन में तब्दील हो जाएगा, बेहतर संसाधन में तब्दील हो जाएगा, जिसे कहा जाएगा मानव संसाधन। अब इस मानव संसाधन की होगा क्या? उत्पादकता बढ़ जाएगी, इसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, इसकी उत्पादकता बढ़ जाएगी, और यह विकास का वाहक बन जाएगा, यह विकास का वाहक बन जाएगा, यही पूरा का पूरा विकास कर देगा। और इस पूरी की पूरी प्रक्रिया को कहा गया मानव पूंजी निर्माण, मानव पूंजी निर्माण। यानी बात चाहे अमेरिका में हो, यदि हम अमेरिका के मानव पूंजी निर्माण की बात कर रहे हैं तो मतलब यही, अगर हम भारत के मानव पूंजी निर्माण की बात कर रहे हैं तो बात यही, पूरी दुनिया के मानव पूंजी निर्माण की बात कर रहे हैं तो बात यही। यह बात अमेरिका में हुई, अमेरिका ने इस पर खूब काम किया, खूब तरक्की हुई। अमेरिका ने एक समय तो आया कि अमेरिका ने अपनी सारी आर्थिक नीतियों का आधार ही इसे बना दिया, अमेरिका ने अपनी शैक्षणिक नीतियों का आधार ही से बना दिया। अमेरिका की तरक्की को देख करके फिर इसी थियरी को, मानव पूंजी निर्माण की थियरी को यूरोप ने अपनाया, यूरोप ने अपनाया, यूरोप ने अपनाया, और यूरोप ने अपनाया तो यूरोप के विकास का भी वाहक यही थियरी बनी, यूरोप में भी विकास हुआ। फिर इसी सिद्धांत को अपनाया चाइना ने, इसी सिद्धांत को अपनाया जापान ने, इसी सिद्धांत को अपनाया सिंगापुर ने, इसी सिद्धांत को अपनाया साउथ कोरिया ने, दक्षिण कोरिया ने। तमाम देश इस सिद्धांत को अपनाए, मानव पूंजी निर्माण के सिद्धांत को अपनाए, और बहुत तेज इन देशों ने तरक्की की, बहुत तेज इन देशों ने तरक्की की। लेकिन हमारा मुद्दा यहां है भारत में मानव पूंजी निर्माण। तो हमें देखना होगा कि भारत ने क्या किया। भारत ने भी इसको शुरुआत में तो थोड़ा झिझकते हुए स्वीकार किया, और झिझकते हुए इसलिए स्वीकार किया कि हमारे अर्थव्यवस्था में ढेर सारी चुनौतियां थी, ढेर सारी चैलेंजेस थी, हम अपना सारा बजट इधर ही फोकस नहीं कर सकते थे। लेकिन फिर भी सराहना करनी होगी भारत की कि इतनी दुर्गम और विपरीत परिस्थितियों के बीच, अपने आर्थिक संकट के बीच, भारत ने मानव पूंजी निर्माण पर काम करने का बीड़ा उठाया, और वर्तमान में तो खूब हो रहा है। इस बजट में भी 7 प्राथमिकताएं दी गई थी, जिन्हें सप्तऋषि कहा गया, जिसमें छठी प्राथमिकताएं युवा शक्ति ही थी। यानी जो 7 प्राथमिकताएं जिससे इस देश का विकास होगा, उसमें
एक प्राथमिकता युवा भी थी और फोकस था युवा में पूंजी निर्माण करना, अर्थात भारत के युवाओं को पूरी दुनिया के लिए एक योग्य संसाधन में तब्दील कर देना। तो अगर हम भारत की बात करें तो भारत में भी 7वीं पंचवर्षीय योजना से ही इस पर फोकस देना शुरू हो गया। 7वीं पंचवर्षीय योजना से ही इस पर फोकस देना शुरू हो गया और वर्तमान में आते आते एट प्रेजेंट वर्तमान में तो हमारे देश में इस मानव पूंजी निर्माण पर बहुत काम किया जा रहा है। कुछ काम मैं उदाहरणों से समझाऊंगा। यानी अगर जब भी कभी आपके सामने बात हो मानव पूंजी निर्माण की तो सीधा सीधा मतलब यह है कि हमारा जो मानव है इसको योग्य संसाधन में बदलना है। इस तक स्वास्थ्य, शिक्षा, स्किल, इंफॉर्मेशन, ये सारी चीजें लेकर के जानी है, इसकी उत्पादकता को बढ़ा देनी है। तो मुझे उम्मीद है इसका की कॉन्सेप्ट आप समझ गए होंगे। तो आइए सीधे चलते हैं भारत में मानव पूंजी निर्माण, देखते हैं हमारी एनसीईआरटी कैसी कहती क्या है। अब बात एनसीईआरटी की करते हैं। एनसीईआरटी कहती है, चैप्टर शुरू होता है और एनसीईआरटी शुरुआत में ही कहती है कि जैसे भूमि, कहती है कि भूमि जैसे भौतिक संसाधनों को कारखानों जैसी भौतिक पूंजी में परिवर्तित किया जाता है। लैंड है, जमीन है, उस पर जुताई बुआई करेंगे, जिस तुलना में हम पैसा कमाएंगे उसी की तुलना में अगर उस पर फैक्ट्री लगा दे, कारखाने लगा दे तो उससे होने वाली आय बढ़ जाएगी। यानी भूमि क्या थी? भौतिक संसाधन थी, लेकिन कारखाने जब लगा दिए तो भौतिक पूंजी बन गई। अब वो ढेर सारा धन कमा करके देगी। ठीक वैसे ही एनसीईआरटी कर रही है कि ठीक वैसे ही जैसे भूमि जैसे प्राकृतिक संसाधन को हम भौतिक पूंजी में तब्दील कर देते हैं, ठीक वैसे ही किसी देश के मानव संसाधन को हम मानव पूंजी में तब्दील कर सकते हैं। चलते फिरते आदमी को एक बेहतर रिसोर्सेज में तब्दील कर देते हैं। कैसे? तो अगर हम अपने मानव पर खर्च करेंगे, मानव को ट्रेंड करेंगे, तो वही मानव हमारा डॉक्टर बन जाएगा। एक साधारण मानव और एक डॉक्टर में अंतर होता है, डॉक्टर की प्रोडक्टिविटी अधिक होती है। वही मानव इंजीनियर में बदल जाएगा, और जब वही मानव डॉक्टर में बदल जाएगा, इंजीनियर में बदल जाएगा, या जो भी काम कर रहा है, जब उस काम में वो महारत हासिल कर लेगा, स्किल्ड हो जाएगा, तो अपने आप उसकी उत्पादकता बढ़ जाएगी, उसकी उत्पादन क्षमता बढ़ जाएगी। और जब एक एक नागरिक की उत्पादन क्षमता बढ़ा देंगे तो पूरी राष्ट्र की उत्पादन क्षमता बढ़ जाएगी। और स्वाभाविक सी बात है, जब एक एक नागरिक की आय बढ़ेगी तो पूरे देश की आय बढ़ जाएगी। क्योंकि देश नाम की एक संस्था है ना, वो सिर्फ पहाड़ों, नदियों, पठारों, मिट्टी और जंगलों से मिलकर के नहीं बनती है, वह अपने चलते फिरते जिंदा लोगों से भी मिलकर के बनती है। देश को बनाना है तो आप इस जनसंख्या को इग्नोर नहीं कर सकती। बेहतर राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया ही होती है कि एक एक व्यक्ति तक बेहतर स्वास्थ्य पहुंचा दें, बेहतर शिक्षा पहुंचा दें, बेहतर ज्ञान पहुंचा दें, संसाधनों तक बेहतर पहुंच पहुंचा दें, उसको इतना सशक्त, इतना मजबूत कर दें कि उसकी सामर्थ्य बढ़ जाए, उसकी क्षमता बढ़ जाए, उसकी उत्पादकता बढ़ जाए। और जिस दिन यह करने में सफल होंगे, पूरे राष्ट्र की सामर्थ्य बढ़ जाएगी, राष्ट्र की क्षमता बढ़ जाएगी, राष्ट्र की उत्पादकता बढ़ जाएगी। तो जो मूल्य मानव पूंजी का कॉन्सेप्ट ही यही है। एनसीईआरटी इसी बात को कहती है कि जैसे हमने भूमि को, प्राकृतिक संसाधन को भौतिक पूंजी में बदल देते हैं, वैसे ही मानव नाम के संसाधन को हम बेहतर क्षमतावान संसाधन में तब्दील कर देंगे। भाई, डॉक्टर बना देंगे, इसकी इंजीनियर बना देंगे, शिक्षक बना देंगे, कुल मिलाजुला करके जो भी काम करे उसकी क्षमता बढ़ा देंगे ताकि वो काम को बेहतर कर पाए, तरक्की से कर पाए। यही है मानव पूंजी निर्माण के मायने, यही है मानव पूंजी निर्माण के मतलब। अब थोड़ी बात करेंगे आखिर इस मानव पूंजी निर्माण के स्रोत क्या है, इस मानव पूंजी निर्माण के स्रोत क्या है। तो कई चीजें इस मानव पूंजी निर्माण के स्रोत हैं। शिक्षा इस मानव पूंजी निर्माण का स्रोत है, स्वास्थ्य इस मानव पूंजी निर्माण का स्रोत है, कार्य प्रशिक्षण अर्थात स्किल्ड इस मानव पूंजी निर्माण का स्रोत है, प्रवासन से संबंधित एक जगह से दूसरी जगह जाने आने की सुविधाएं इस मानव पूंजी निर्माण का स्रोत है, सूचना में निवेश यानी लोगों तक बेहतर सूचना पहुंचे, इसके लिए आपको क्या करना होगा? निवेश करना होगा। तो सूचना में निवेश मानव पूंजी निर्माण के स्रोत है। अर्थात जब हम मानव पूंजी निर्माण करते हैं, मानव को एक योग्यतम संसाधन में तब्दील करते हैं, तो हमें शिक्षा पर निवेश करना पड़ता है, स्वास्थ्य पर निवेश करना पड़ता है, कार्य प्रशिक्षण पर निवेश करना पड़ता है, प्रवासन की स्थितियों पर निवेश करना पड़ता है,
साथ साथ इंफॉर्मेशन पर निवेश करना पड़ता है कि हम ऐसे संस्थान बनाए, ऐसे प्लेटफॉर्म बनाए ताकि हमारे युवाओं को, लोगों को, नागरिकों तक बेहतरी सूचना पहुंच पाए। तो ये सारे के सारे मानव पूंजी के स्रोत हैं। मानव पूंजी के स्रोत का तात्पर्य सीधा सीधा है, इन पर काम करेंगे तो हमारा मानव योग्य से योग्यतम संसाधन में तब्दील हो जाएगा। हमारा मानव योग्य से योग्यतम संसाधन में तब्दील हो जाएगा। यह मानव खड़ा है, यह खड़ा है। इसको ये शिक्षा ले जाएंगे, इस तक स्वास्थ्य ले जाएंगे, इस तक कार्य प्रशिक्षण ले जाएंगे, प्रवासन की बेहतर स्थितियां ले जाएंगे, इस तक इंफॉर्मेशन ले जाएंगे, तो यही मानव अपने नए क्लेवर में आपके सामने आएगा। बाल बाल बना देते हैं, अपनी नई क्षमता में एकदम स्मार्ट मानव बन के आएगा। स्मार्ट मानव से तात्पर्य यहां क्या है कि इसकी उत्पादकता उच्च हो गई है, इसकी उत्पादकता उच्च हो गई है, इसकी उत्पादकता बेहतर हो गई है, उच्च हो गई है। अब यह बेहतर उत्पादन करेगा, बेहतर आय सृजन करेगा, और जब यह बेहतर उत्पादन करेगा तो यही तो राष्ट्र है, इसी से तो राष्ट्र बनता है। हम आपको पढ़ा रहे हैं, अच्छे से आप लोग पढ़े लिखेंगे तो इससे क्या होगा, आप यहां हैं, आप ये बन जाएंगे, और जब आप ये बन जाएंगे तो आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, और जब आपकी उत्पादकता बढ़ जाएगी तो आपकी उत्पादकता और राष्ट्र की उत्पादकता को काट के नहीं देखा जा सकता है, अलग थलग करके नहीं देखा जा सकता है। हर युवा एक लघु भारत है, याद रखिएगा। हर युवा एक लघु भारत है, हर युवा एक चलता फिरता भारत है। इसलिए युवा ठहरेगा। युवा उदास होता है, युवा निराश होता है, युवा की क्षमता कम हो जाती है तो राष्ट्र उदास होता है, राष्ट्र निराश होता है, राष्ट्र हार जाता है, राष्ट्र की क्षमता कम हो जाती है। इसलिए जितना बेहतर हम मानव संसाधन बनाएंगे, जितना बेहतर इस मानव पूंजी में निवेश करेंगे, उतना बेहतर राष्ट्र बना देंगे। तो यही है मानव पूंजी के स्रोत, यही है मानव पूंजी के स्रोत। एक एग्जांपल भी एनसीईआरटी देती है। एनसीईआरटी कहती है कि जैसे शिक्षा नए कौशल और ज्ञान प्राप्त करने में सहायक होती है। अरे मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति प्राथमिक तौर पर शिक्षित ही नहीं है, अशिक्षित रह जाता है, तो जब भी समाज में या अर्थव्यवस्था में न्यू स्किल आएगी तो एक अशिक्षित व्यक्ति क्या उस स्किल को ग्रहण कर पाएगा? नहीं ग्रहण कर पाएगा। क्या नया ज्ञान प्राप्त कर पाएगा? युगों के हिसाब से स्किल बदलता है, युगों के हिसाब से ज्ञान बदलते हैं। आज के 20 साल की अर्थव्यवस्था में एआई नहीं थी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही नहीं थी, आज की अर्थव्यवस्था में है। अब आज जो व्यक्ति आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं सीख पाएगा वो आने वाली अर्थव्यवस्था में अपना सहयोग ही नहीं दे पाएगा। अब कौन जल्दी सीखेगा? तो स्वाभाविक सी बात है जो पहले से पढ़ा लिखा होगा। तो शिक्षा का उदाहरण देखें, एनसीईआरटी कहती है कि जब हम किसी को शिक्षा देते हैं तो सिर्फ उसे अक्षर ज्ञान नहीं देते हैं, सिर्फ उसे इतिहास, भूगोल, समाज शास्त्र, अर्थशास्त्र की जानकारियां नहीं देते हैं, सिर्फ उसको नौकरी नहीं देते हैं, बल्कि उस व्यक्ति में इस बात की संभावनाएं भर देते हैं कि उसके पूरे जीवन काल में जब भी कोई नया कौशल आएगा, जब भी कोई नया नॉलेज आएगा, तो वह व्यक्ति उस नए कौशल और नए ज्ञान को बहुत आसानी से स्वीकार कर पाएगा, बहुत आसानी से सीख पाएगा, और इससे होगा क्या कि हमेशा उसके पास रोजगार रहेंगे और हमेशा उसकी आय में वृद्धि होती रहेगी। इसलिए कई लोग इस भ्रम में रहते हैं, कई लोग इस भ्रम में रहते हैं कि शिक्षा का महत्व सिर्फ इसलिए है कि पढ़ लिख करके नौकरी पालेंगे। कई लोग इस भ्रम में रहते हैं। याद रखिएगा, यह अर्ध सत्य है, संपूर्ण सत्य नहीं है। शिक्षा का महत्व इस बात में निहित है कि शिक्षा आपको भीतर से तैयार कर देती है कि जैसे जैसे दुनिया बदलेगी आप भी उसके कदम चाल से अपने आप को बदल पाएंगे। यहां दुनिया के बदलने के मायने यह है कि जैसे जैसे अर्थव्यवस्थाओं की डिमांड बदलेगी आप उस डिमांड के हिसाब से अपने आप को परिवर्तित कर पाएंगे और हमेशा अर्थव्यवस्था में बने रहेंगे, हमेशा आपकी उत्पादकता बनी रहेगी, हमेशा आप तक रोजगार के अवसर आते रहेंगे, हमेशा आपकी आय में वृद्धि होती रहेगी।
समझ में आ गई बात? मानव पूंजी के स्रोत समझ गए? अब बात करते हैं कि आखिर जो मानव पूंजी के स्रोत हैं, थोड़ी सी चर्चा और आगे बढ़ाते हैं। इस मानव पूंजी के स्रोत में दूसरी चर्चा की गई है स्वास्थ्य पर। एक बात आप लोग बताइए, खुद ही बताइए, अगर किसी व्यक्ति का शरीर ही स्वस्थ न रहे तो क्या वो बेहतर शिक्षित हो पाएगा? नहीं। क्या वो बेहतर स्किल्ड ले पाएगा? नहीं। क्या वो बेहतर काम कर पाएगा? नहीं। इसलिए अगर हमें अपने मानव को मानव पूंजी में बदलना है तो जो सबसे पहले काम किस पर करना होगा? उसके स्वास्थ्य पर करना होगा। हमें देश में उन स्थितियों को जन्म देना होगा कि हमारा गरीब से गरीब व्यक्ति भी स्वस्थ रहने की स्थितियों को प्राप्त कर सके। बात मेरी समझना। हमने कहा कि हमें देश में उन स्थितियों को जन्म देना होगा कि गरीब से गरीब रहने वाला व्यक्ति भी स्वास्थ्य की स्थितियों को प्राप्त करे। इससे तात्पर्य यह है कि हमें एक ऐसा हेल्थ इंफ्रा बनाना होगा, हमें ऐसी स्वास्थ्य सुविधाओं की श्रृंखला तैयार करनी होगी कि हर व्यक्ति बेहतर स्वास्थ्य प्राप्त कर सके, जीवन की किसी भी फेज में प्राप्त कर सके। और हर बच्चा जब इस देश में जन्म ले तो जन्म लेने के पहले से ही देश उसके पास स्वास्थ्य सुविधाएं लेकर के पहुंच जाए। आपको एक एग्जाम्पल बताता हूं, आप लोगों को पता होगा। देश अपने नागरिकों के पास सबसे पहले जानते हो कौन सी चीज लेकर के जाता है? हेल्थ। कैसे? जब बच्चा अपनी मां के पेट में होता है ना, तो उसे कई प्रकार के टीके लगते हैं, वैक्सीनेशन होता है। वो टीके इसलिए लगते हैं ताकि बच्चे का जन्म हो तो स्वस्थ के रूप में हो, और इसलिए टीके मां को लगाए जाते हैं क्योंकि अभी बच्चे का जन्म नहीं हुआ होता है। यानी जन्म के पहले राष्ट्र उस बच्चे के पास टीका लेकर के पहुंच गया, वैक्सीन लेकर के पहुंच गया ताकि बच्चा स्वस्थ हो। समझना बात को? यानी राष्ट्र इस बात पर विशेष ध्यान दे रहा है कि हमारा नागरिक जो जन्म लेने वाला है वही स्वस्थ हो। आप लोगों ने आंगनबाड़ी का नाम सुना होगा, देखा भी होगा। आंगनबाड़ियों पर गर्भवती माताओं को भोजन दिया जाता है, पौष्टिक आहार दिए जाते हैं। क्यों दिया जाता है? क्योंकि वो मां एक बच्चे को जन्म देने वाली है, एक नागरिक को जन्म देने वाली है। अगर मां को पौष्टिक आहार मिलेगा तो बच्चा भी स्वस्थ होगा। बच्चे के जन्म के बाद मातृत्व लाभ योजना के तहत उस मां को 5,000 रुपए दिए जाते हैं ताकि कुछ दिन तक अपने खाने पीने की व्यवस्था करे। उसी आंगनबाड़ी पर जब तक मां बच्चे को दूध पिलाती है 6 महीने तक बच्चे को उचित पोषाहार, मां को भोजन दिया जाता है, उचित भोजन दिया जाता है ताकि उसके दूध में पोषक तत्वों की प्रचुरता रहे। जब बच्चा 6 महीने तक हो जाता है तो मां को भोजन मिलना बंद हो जाता है। 6 महीने से 5 साल तक आंगनबाड़ियों पर बच्चों को उचित पोषाहार दिए जाते हैं। तमाम तरह की आप देखते होंगे, बिस्किट दिया जाता है, पंजीरी दिया जाता है, तमाम तरह की चीजें दी जाती हैं। अभी पिछले साल के बजट में हमारी सरकार ने कहा हम अपनी आंगनबाड़ियों को सक्षम आंगनबाड़ियों में तब्दील करेंगे। सरकार ने कहा हम नई राष्ट्रीय पोषण नीति लेकर के आ रहे हैं, हम अपनी बच्चों और माताओं तक बेहतर पोषण कार्यक्रम लेकर के पहुंचेंगे। आंगनबाड़ियों पर तेजी से काम किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है? क्योंकि ये गर्भवती माताएं और ये जो बच्चा है ना, यही तो कल का भारत है। ये जो गर्भवती माता है, इस पर यह जिम्मेदारी हो कल के भारत को बनाने की। अगर मां को पोषण नहीं दिया जाएगा तो जो बच्चा जन्म लेता है वह सक्षम नहीं हो पाएगा। और जब बच्चा 6 महीने का हो जाता है, 6 महीने से 5 साल तक आंगनबाड़ियों में उसके पोषण की विभिन्न रणनीतियों के तहत उसे भोजन दिए जाते हैं। उसकी लंबाई मापी जाती है, उसका वेट तौला जाता है। सरकार तमाम तरह के पोषण कार्यक्रम चाहती है, तमाम प्रकार के भोजन देती है। किस लिए? ताकि बच्चे को उचित पोषण मिले। जब बच्चा 6 साल का हो गया तो प्राइमरी स्कूल में पढ़ने जाता है। 6 साल से लेकर के 14 साल तक उसे मिड डे मील दिया जाता है। किस लिए? ताकि 14 साल तक जो हमारा शरीर होता सर्वाधिक तेजी से ग्रोथ करता है, तो किसी भी किस्म के पोषण की कमी बच्चे में न रह जाए। इसके अलावा सरकार विभिन्न प्रकार के टीकाकरण कार्यक्रम चलाती है। सरकार अपने हेल्थ इंफ्रा पर खर्च करती है। सरकार गांव में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण करती है, शहरों में सरकारी हॉस्पिटल का निर्माण करती है ताकि हमारे नागरिकों का बेहतर इलाज हो। सरकार स्वच्छता कार्यक्रम चलाती है ताकि बीमारियां ना हो। ये सब किस लिए है? क्योंकि हमारी पहली प्राथमिकता है पहले नागरिक को स्वच्छ करो, स्वस्थ करो, फिर उसे उस तक एजुकेशन ले जाओ, फिर उस तक स्किल ले जाओ। कुछ यूं है,
कॉन्सेप्ट ये है कि ये हमारा नागरिक है, ये हमारा नागरिक है, ठीक, ये हमारा नागरिक है। तो पहले इस तक क्या ले जाना है? हेल्थ ले जाना है, ठीक। यह स्वस्थ हो गया, ठीक, यह स्वस्थ हो गया, यह क्या हो गया? स्वस्थ हो गया। अब इस तक एजुकेशन ले जाना है, पढ़ लिख लिया, अब ये नए ज्ञान को सीख सकता है। अब इस तक क्या ले जाना है? अब इस तक स्किल ले जाना है। अब इस तक क्या ले जाना है? इस तक स्किल ले जाना है, कौशल ले जाना है, और इसके साथ साथ उन अन्य चीजों को भी ले जाना है जो किसी भी मानव के क्षमता निर्माण में सहायक होती है। जैसे तमाम प्रकार की इंफॉर्मेशन सिस्टम ले जाना है, ये सारी चीजें ले जाना है। अब ये जाकर के क्या बना? अब ये जाकर के बना है मानव संसाधन। अब ये जाकर के बना है क्या? मानव संसाधन। जब इतना काम करेंगे तब यह व्यक्ति एक बेहतर राष्ट्र के निर्माण में अपना योगदान दे पाएगा। इसी बात को कहा जा रहा है यहां, इसी बात को कहा जा रहा है कि जो सबसे पहले लेकर के जाते हैं वो क्या लेकर के जाते हैं? स्वास्थ्य लेकर के जाते हैं। एनसीईआरटी कह रही है कि किसी व्यक्ति के शरीर की रोग मुक्त अवस्थाओं में, किसी व्यक्ति के शरीर की रोग मुक्त अवस्था में उसके स्वास्थ्य और शारीरिक और मानसिक क्षमता को बढ़ाकर किसी व्यक्ति के शरीर को क्या करना है? रोग मुक्त अवस्था में रखना है। और मेरी रोग ना हो, फिर उसके स्वास्थ्य पर काम करना है, उसकी शारीरिक और मानसिक क्षमता को बढ़ाना है, और इन सब को बढ़ाने के लिए स्वास्थ्य पर व्यय करना है। और स्वास्थ्य पर जो व्यय किया जाएगा इन सब को बढ़ाने के लिए, उसे हम कहेंगे वह व्यय ही मानव पूंजी निर्माण का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। यानी व्यक्ति को संपूर्ण स्वस्थ रखने में जो खर्च कर रहे हैं ना, जो पैसा खर्च कर रहे हैं, वही मानव पूंजी निर्माण का एक महत्वपूर्ण सोर्स है। हमने शुरू में कहा कि इनमें जितनी चीजें दी गई है, चाहे शिक्षा हो, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे कार्य प्रशिक्षण हो, चाहे प्रवासन हो, चाहे सूचना में निवास हो, इन पर जो भी खर्च किया जाता है वो सब मानव पूंजी निर्माण के स्रोत हैं। अब इनमें से एक एक पर बात कर रहे हैं। तो बात कर रहे हैं कि सीधी सी बात करें कि स्वस्थ रखने पर जो भी खर्च किया जाता है वो खर्च क्या है? मानव पूंजी निर्माण का क्या है? स्रोत है। अब किसी व्यक्ति को स्वस्थ रखने में क्या क्या खर्च किया जाता है? तो एनसीईआरटी कहती है निवारक दवा यानी टीकाकरण किया जाता है। निवारक दवा मतलब टीकाकरण। टीकाकरण को निवारक दवा क्यों कहते हैं? क्योंकि टीकाकरण करवा देने से कई बीमारियां होती ही नहीं है, बीमारियों को वैक्सीनेशन आने ही नहीं देता है। जैसे आपने बच्चों को पोलियो ड्रॉप्स पिला दिया है, तब उसको पोलियो होगा ही नहीं और वह विकलांगता से बच जाएगा। इसलिए पोलियो को क्या कहते हैं? निवारक दवा। वे दवाएं जो रोग होने ही नहीं देती हैं, पहले ही दवा खिला दिए। जितने भी प्रकार का वैक्सीन, कोरोना का वैक्सीन हम लोगों ने लगा दिया, तब क्या होगा? वो कोरोना होने नहीं देगा, या होगा तो उसकी क्षमता बहुत कम हो जाएगी। बेसिकली होता क्या होता है, लेकिन असर नहीं होता है। तो जितना भी वैक्सीनेशन वो सब निवारक दवा में आता है। इसके बाद कहा जा रही है उपचारात्मक दवा, अर्थात बीमारी हो गई है तो बीमारी के दौरान चिकित्सा हस्तक्षेप। साथ साथ अर्थात कह रही है कि एनसीईआरटी कि किसी भी व्यक्ति को स्वस्थ रखने के लिए निवारक दवा पर काम कर रही है सरकार, टीकाकरण पर काम किया जाता है, उपचारात्मक दवा पर यानी बीमारी के दौरान उसको चिकित्सा हस्तक्षेप दिया जाता है, यानी हॉस्पिटल बनाए जाते हैं ताकि इलाज हो सके। साथ साथ सामाजिक चिकित्सा पर भी खर्च किया जाता है। सामाजिक चिकित्सा का मतलब क्या है? सामाजिक चिकित्सा का मतलब है कि स्वास्थ्य साक्षरता का प्रचार प्रसार। आप लोगों में गांव में देखिएगा, गांव की दीवारों पर विभिन्न प्रकार के होर्डिंग लिखे रहते हैं। स्वास्थ्य, प्रजनन, जनसंख्या नियंत्रण से संबंधित स्लोगन लिखे रहते हैं। सरकार वो स्लोगन क्यों लिखवाती है? क्योंकि वह सामाजिक चिकित्सा के अंतर्गत आता है। स्वास्थ्य साक्षरता भी एक किस्म की साक्षरता होती है, ताकि लोगों के बीच इस सूचना, इस ज्ञान का प्रचार प्रसार किया जाए कि थोड़ी सी जागरूकता से, थोड़ी सी सजगता से वे कितना स्वस्थ रह सकते हैं। जैसे बरसात के दिनों में ब्लॉक पर
कई प्रकार के सरकार होर्डिंग बैनर लगवाती है कि बरसात के दिनों में पानी उबाल करके पिए। सिर्फ इतनी जानकारी अगर किसी को तक हम दे देते हैं और वह इस जानकारी को अमल में ला देता है तो कई प्रकार की बीमारियों से मुक्त हो जाएगा। बच्चे कई प्रकार की बीमारियों से मुक्त हो जाएंगे। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं, पूर्वी उत्तर प्रदेश में मस्तिष्क ज्वर एक बीमारी है। अब तो तकरीबन सरकार ने बहुत काम किया, बहुत चीजें कम हो गई है, लेकिन एक जमाने में यह बीमारी बच्चों के लिए मौत का एक आयाम बन चुकी थी। जब कोई इलाज नहीं था तो इसका सबसे बेहतर तरीका यही था, सबसे बेहतर इलाज था कि बरसात के दिनों में मां बाप अपने बच्चों को पहले पानी को खूब गर्म करें, उसके बाद ठंडा करके पिलाएं। जो मस्तिष्क ज्वर पर नियंत्रण पाया गया, इलाज से तो पाया गया, हेल्थ इंफ्रा से तो पाया गया, ये जो सामाजिक साक्षरता का इस बात का प्रचार प्रसार किया गया, लोगों ने इसको पालन में लाया, तो बहुत तक जापानी इंसेफ्लाइटिस से लोग मुक्त हुए। यानी जो सामाजिक चिकित्सा का मतलब है कि स्वास्थ्य साक्षरता का प्रचार प्रसार करना, स्वास्थ्य के बारे में कई लोगों को जानकारियां देना और साथ साथ लोगों को स्वच्छ पेयजल और स्वच्छता का उपलब्ध कराना, लोगों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना, लोगों को स्वच्छता उपलब्ध कराना। अभी सरकार एक मिशन चला रही है, राष्ट्रीय जल जीवन मिशन। गांव में चला रही है ग्रामीण जल जीवन मिशन और पूरे देश में चला रही है राष्ट्रीय जल जीवन मिशन। जो आप लोग गांव से होंगे, आप लोग देखते होंगे कि सरकार प्रत्येक घर तक वो पाइप का पानी सप्लाई कर रही है ताकि लोगों तक स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराया जा सके। सरकार स्वच्छता अभियान पर काफी काम कर रही है, डस्टबिन लगवा रही है, शौचालय बनवा रही है ताकि सामुदायिक स्वास्थ्य को लोगों को उपलब्ध कराया जा सके। ये सारी चीजें, स्थितियां मिल करके एक स्वास्थ्य की स्थितियों को जन्म देती है। यानी अगर हमने बेहतर टीकाकरण की व्यवस्थाएं की है, हमने बेहतर हॉस्पिटल बनवा दिए हैं ताकि बीमारी के समय उपचारात्मक उपचार हो जाए, हमने अगर सामाजिक स्वास्थ्य पर काफी खर्च किया है, हमने लोगों को स्वास्थ्य के संबंधी सूचनाएं दी हैं, हमने लोगों तक स्वच्छ पेयजल पहुंचा दिया है, हमने लोगों तक स्वच्छता पहुंचा रहे हैं, तो हम इन सबको मिलाकर के पूरे देश में स्वास्थ्य की स्थितियों को जन्म दे रहे हैं। और यही स्वास्थ्य की स्थितियां हर नागरिक तक स्वास्थ्य पहुंचाएंगी। हर नागरिक स्वस्थ होगा तभी उस तक हम बेहतर शिक्षा, कौशल इत्यादि ले जाएंगे और मानव पूंजी का निर्माण हो जाएगा। यानी मानव पूंजी के स्रोत में स्वास्थ्य एक बहुत बड़ा आयाम है। मानव पूंजी निर्माण करने के लिए जरूरी है कि हम बेहतर स्वास्थ्य पर खर्च करें। तो मानव पूंजी के स्रोतों में आपने स्वास्थ्य की बात कर ली, आपने शिक्षा पर भी देखा कि मानव पूंजी का स्रोत शिक्षा है, क्योंकि शिक्षा नए ज्ञान और नए अवसरों को आप तक ले आती है, आपको पहले से ही तैयार करके रखती है कि नए ज्ञान और नए अर्थव्यवस्था के अवसर में आप उसके हिसाब से अपने आप को सजग कर लें। उसी प्रकार मानव पूंजी के स्रोत में एक स्रोत है नौकरियों के प्रशिक्षण पर। इसके लिए कंपनियां क्या करती हैं? कंपनियां अपने कर्मचारियों को ऑन जॉब ट्रेनिंग देने पर खर्च करती हैं ताकि हमेशा उनके कर्मचारियों की क्षमता क्या होती रहे, बढ़ती रहे। कई कंपनियां अपने कुशल कार्यकर्ताओं की देखरेख में ऑफ कैंपस प्रशिक्षण भी देती हैं। यानी कुछ लोगों को ऑन कैंपस प्रशिक्षण देती हैं, कुछ लोगों को ऑफ कैंपस प्रशिक्षण देती हैं। ठीक, अब ये क्यों करती हैं? होता क्या है कि जब कर्मचारियों को कंपनियां समय समय पर प्रशिक्षण देती हैं तो उन कर्मचारियों की श्रम उत्पादकता बढ़ जाती है, और ये जो बढ़ी हुई श्रम उत्पादकता है वह एक दिन उस पूरी की पूरी कंपनी का प्रोडक्शन बढ़ा देती है। तो कई लोग कहते हैं कि अरे भाई, कंपनियां तो ये फालतू का खर्च कर रही हैं, नौकरियों के प्रशिक्षण पर जो लागत आ रही है, कई लोग कहते हैं ये ठीक नहीं है। जी नहीं, ये पूरीतः गलत है। क्योंकि होता क्या है कि यह बात सही है कि नौकरियों के प्रशिक्षण पर लागत लगती है, लेकिन नौकरियों के प्रशिक्षण पर जब लागत लगती है, जब लोगों को हम बेहतर प्रशिक्षण दे देते हैं तो उनकी श्रम उत्पादकता बहुत बढ़ जाती है, और उनकी यह बढ़ती हुई श्रम उत्पादकता ही इनके ट्रेनिंग पर जब लागत आती है उस लागत को जायज ठहरा देती है। यानी नौकरियों के प्रशिक्षण पर कोई कंपनी पैसा खर्च कर रही है तो आलतू फालतू का खर्च नहीं कर रही है, वह कंपनी अपना लाभ बढ़ाने के लिए खर्च कर रही है, क्योंकि इससे उसके हर कर्मचारी की उत्पादन क्षमता बढ़ जाती है,
हर कर्मचारी की योग्यता बढ़ जाती है, और जब हर कर्मचारी की उत्पादन क्षमता बढ़ जाएगी तो अंततः उस पूरी कंपनी की ही तो उत्पादन क्षमता बढ़ेगी, और अंततः इसका लाभ उस कंपनी को ही मिलेगा। तो मानव पूंजी का दूसरा स्रोत है नौकरियों के प्रशिक्षण पर। अब इसे कंपनी की जगह देश ला देते हैं। अगर देश अपने सभी कर्मचारियों के प्रशिक्षण पर बेहतर खर्च करने लगे, ठीक, देश अपने कर्मचारियों के प्रशिक्षण पर बेहतर खर्च करने लगे, तो देश के सभी कर्मचारियों के, चाहे प्राइवेट चाहे सरकारी सेक्टर में है, उनकी उत्पादकता बढ़ जाएगी, तो पूरी राष्ट्र की उत्पादकता बढ़ जाएगी। समझ में आ गई बात? अर्थात जब हमारी सरकारें अपने बजट में ढेर सारे स्किल प्रोग्राम लेकर के आती है, ढेर सारे अप्रेंटिस प्रोग्राम लेकर के आती है, ढेर सारे प्रशिक्षण कार्यक्रम लेकर के आती है, तो सरकारें इसलिए लेकर के आती है, वो आलतू फालतू का खर्च नहीं कर रही हैं, बल्कि सरकारें इससे अपने कर्मचारियों की क्षमता को बढ़ाना चाहती हैं, उनकी उत्पादकता को बढ़ाना चाहती हैं, और जितना खर्च करती हैं उससे कई गुना लाभ कमा लेती हैं। बात समझ में आ रही है आप लोगों को ना? अगर हम आगे की बात करें, मानव पूंजी के स्रोत में आगे की बात करें, नौकरियों के प्रशिक्षण वाली बात हो गई। एनसीईआरटी मानव पूंजी के स्रोत में एक प्रवास की चर्चा करती है। प्रवास का मतलब क्या होता है? प्रवास का मतलब होता है नौकरियों की तलाश में, उच्च आय की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह तक जाना। भारत के संदर्भ में जब हम कहते हैं तो कहते हैं कि नौकरियों की तलाश में, अच्छी कमाई की तलाश में गांव से शहरों की ओर चले जाना। यही तो होता है। ट्रेनें भर भर करके नागरिकों को गांव से शहर तक ले जाती हैं। पहले के जमाने में तो सावन के बिरह गीत इसी पर बने जाते थे। कई गाना सुना होगा आप लोगों ने। पुरुष घर के बाहर काम करने चला गया है, जो ट्रेन लेकर के गई है महिला उस ट्रेन को अपना दुश्मन समझ रही है। ये प्रतीक है अर्थव्यवस्था के, ये प्रतीक है। अर्थात किसी भी अर्थव्यवस्था में प्रवासन का होना अनिवार्य है। हम उस स्थिति की कल्पना नहीं कर सकते कि माइग्रेशन नहीं होगा, लेकिन सपोज दैट हम माइग्रेशन, प्रवासन की स्थितियों को बेहतर कर दे, तो जब एक जगह से दूसरा जगह व्यक्ति जाएगा तो वो घुटेगा नहीं, उसकी कार्य क्षमता प्रभावित नहीं होगी, उसकी कार्य क्षमता और बेहतर हो जाएगी। दुनिया की जैसे जैसे उत्पादकता बढ़ेगी, माइग्रेशन इस दुनिया का सच बनता जाएगा। जैसे जैसे अर्थव्यवस्थाएं वैश्वीकरण की ओर बढ़ेंगी और खूब बढ़ रही हैं, माइग्रेशन सच बनता जाएगा। भारत से लोग अमेरिका क्यों जाते हैं काम करने के लिए? क्योंकि अमेरिका में कार्य की बेहतर परिस्थितियां हैं। वही व्यक्ति जिसकी उत्पादकता अगर भारत में एक महीने में 50,000 रुपए की है, यानी एक महीने में वो काम करके 50,000 रुपया कमा सकता है या देश को कमा सकता है, वही जब अमेरिका जाता है तो अमेरिका को 5 लाख रुपए कमा देता है, अपने भी ढेर सारा कमा लेता है। यानी व्यक्ति वही है, सिर्फ जगह बदल गई, यानी प्रवासन की स्थितियां बदल गई, उसकी काम करने की क्षमता बढ़ गई। इसका मतलब यह है कि अगर हमें मानव पूंजी संसाधनों का बेहतर निर्माण करना है, अपने मानव का उच्चतम उपयोग करना है, आर्थिक संदर्भ में हम बात कर रहे हैं, तो हमें प्रवासन की स्थितियों को भी मजबूत बनाना होगा, हमें प्रवासन की स्थितियों पर भी निवेश करना होगा। इसीलिए मानव पूंजी के स्रोत में प्रवासन को भी गिना जाता है। तो आइए प्रवासन पर देखते हैं एनसीईआरटी बात क्या करती है। तो प्रवासन का मतलब यह है, सीधी सीधी बात यहां लिखा गया है कि प्रवासन उन नौकरियों की तलाश में किया जाता है जो उन्हें उनके मूल स्थानों की तुलना में अधिक वेतन देती हैं। जहां व्यक्ति है, कोई काम कर रहा है, वह व्यक्ति वो जगह छोड़ के दूसरी जगह क्यों जाएगा? जाहिर सी बात है, अधिक कमाए तभी जाएगा। तो प्रवासन हमेशा अधिक इनकम की चाह में ही किया जाता है। भारत में बेरोजगारी, भारत में जो बेरोजगारी है वह ग्रामीण शहरी प्रवास का एक बहुत बड़ा कारण है। भारत में 2 प्रकार का प्रवासन है। दुनिया के अन्य देशों में, दुनिया के विकसित देशों में तो सिर्फ एक प्रकार का प्रवासन है, बेहतर इनकम की तलाश। लेकिन भारत में 2 प्रकार का प्रवासन है। एक प्रवासन भारत में इसलिए है कि बेहतर इनकम की तलाश करनी है, और एक प्रवासन इसलिए भी है क्योंकि बहुत बेरोजगारी है।
एक शहर से दूसरे शहर में जो प्रवासन होता है, एक देश से दूसरे देश में जो प्रवासन होता है, उसका एक बड़ा कारण तो यह है कि अधिक आय मिलेगी। लेकिन भारत के गांव से शहरों में जो प्रवासन होता है उसका कारण है बेरोजगारी। कुछ भी काम नहीं है, इसलिए लोग कहते हैं चलो शहर, कुछ तो काम मिल जाएगा। तो इस बात को याद रखना कि मानव पूंजी के स्रोत में जो प्रवास है, प्रवासन है, उसमें अलग अलग फैक्टर हैं और दोनों फैक्टर एक साथ काम करते हैं। प्रवासन की दो वजह होती है, एक तो तुलनात्मक रूप से अधिक आय की प्राप्ति और दूसरी वजह होती है बेरोजगारी। भारत में दोनों किस्म का प्रवासन है। भारत में इन दोनों किस्म का प्रवासन है। बेरोजगारी के कारण ग्रामीण से शहरों की ओर प्रवासन है, तो दूसरी तरफ देखते हैं तकनीकी रूप से जो योग्य व्यक्ति होते हैं, उन योग्य व्यक्तियों के लिए बेहतर वेतन देशों में पलायन होता है। यानी मान लीजिए अपने देश में कोई टेक्नोलॉजी के रूप से बहुत एडवांस व्यक्ति है, गांव का कोई बिना पढ़ा लिखा आदमी है, मजदूर है, गांव में काम नहीं है, तो शहर आ रहा है, तो उस प्रवासन का कारण बेरोजगारी है। लेकिन दिल्ली, मुंबई, चेन्नई का कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर अगर सिलिकॉन वैली जा रहा है, वो सिलिकॉन वैली तभी जा सकता है वो तकनीकी रूप से बहुत योग्य है। तो जो तकनीकी रूप से योग्य व्यक्ति का प्रवासन होता है, माइग्रेशन होता है, उसके पीछे की वजह होती है बेहतर आय की प्राप्ति, बेहतर नौकरियों की प्राप्ति, बेहतर इनकम की प्राप्ति। और एक बात मैं और बता देता हूं, इस प्रवासन की बेहतर स्थितियों को पैदा करने में जो लागत आती है ना, ठीक जैसे परिवहन लागत, रहने की लागत, ये सारी की सारी लागत उचित हो जाती है क्योंकि प्रवासन के कारण आय बढ़ जाती है। तो हम कह सकते हैं, एनसीईआरटी इसी बात को कह रही है कि प्रवासन के कारण जो बढ़ती हुई आय होती है वह प्रवासन की लागत जैसे परिवहन को, रहने की लागत इत्यादि को उचित ठहराती है। क्या करती है? उचित ठहराती है। समझ में आ गई बात? किसी कोई दिक्कत, कोई परेशानी? तो ये रही बात प्रवासन की। और अब हम चर्चा करते हैं मानव पूंजी के अगले स्रोत, जिसे नाम दिया गया है जानकारी। एनसीईआरटी ने बहुत आसान भाषा में इसे नाम जानकारी दिया है। इस जानकारी को हम इंफॉर्मेशन भी कह सकते हैं, सूचना भी कह सकते हैं। एक बात याद रखिएगा, अगर क्रक्स कहा जाए इस जानकारी का, तो यह है सूचना की उपलब्धि हर नागरिक तक होनी चाहिए। यहां शब्द है उच्चतम सूचना। इसके मायने सीधे ये निकलते हैं कि जितनी भी अर्थव्यवस्था में इंफॉर्मेशन है, सूचनाएं हैं, चाहे श्रम बाजारों से संबंधित सूचनाएं, चाहे स्वास्थ्य से संबंधित सूचनाएं, चाहे शिक्षा से संबंधित सूचनाएं, वो सूचनाएं हर युवा की पहुंच में होनी चाहिए, हर नागरिक की पहुंच में होनी चाहिए। अगर नागरिक तक बेहतर सूचनाएं पहुंचती हैं, चाहे वो श्रम बाजार की सूचना हो, चाहे शिक्षा स्वास्थ्य की सूचना हो, चाहे समाजीकरण की सूचना हो या लामबंदी की सूचना हो, यह सूचनाएं मानव को मानव संसाधन में तब्दील करने के लिए बहुत जरूरी होती हैं। इसलिए जब हम चर्चा करते हैं मानव पूंजी के स्रोत की, तो उसमें एक बहुत बेहतर आयाम, एक बहुत महत्वपूर्ण आयाम जानकारी भी शामिल की जाती है, या यूं कहिए सूचना भी शामिल की जाती है। एनसीईआरटी के नजरिए से देखें तो हम जानकारी के विषय में एनसीईआरटी लिखती है कि लोग श्रम बाजार, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे अन्य बाजारों से संबंधित जानकारी हासिल करने के लिए खर्च करते हैं। लोग खर्च करते हैं, जैसे विभिन्न प्रकार की नौकरियों से जुड़े वेतन के स्तर को जानना, कौन से शैक्षणिक संस्थान सही प्रकार के रोजगार योग्य कौशल प्रदान करते हैं और किस कीमत पर प्रदान करते हैं, इस पर लोग पैसे खर्च करते हैं। बात यह कही जा रही है कि अगर हम मानव पूंजी के निर्माण में, जो हम मानव पूंजी में निवेश कर रहे हैं, और मानव पूंजी निवेश करके जो हम मानव पूंजी का स्टॉक बना रहे हैं, ढेर सारे लोगों को हमने निवेश किया तो ढेर सारे लोगों को योग्यतम संसाधन में तब्दील कर दिया। इसे ही हम इकोनॉमी की भाषा में कहते हैं ह्यूमन कैपिटल स्टॉक, यानी ढेर सारे लोगों को मानव पूंजी स्टॉक में तब्दील कर दिया। अगर हमें इस मानव पूंजी का स्टॉक का सही उपयोग करना है,
तो उन तक जानकारी आवश्यक है, सूचना आवश्यक है, ताकि वे अपने बारे में, अपने रोजगार के बारे में सही निर्णय ले सके। इसलिए हमारी सरकारें विभिन्न प्रकार के पोर्टल का निर्माण करती हैं। हमारी सरकारें विभिन्न प्रकार का प्रचार प्रसार करवाती है। कंपनियां विभिन्न प्रकार के पोर्टल का निर्माण करती है। कंपनियां विभिन्न प्रकार के प्रचार प्रसार का निर्माण करती है, ताकि जो हमारा मानव पूंजी स्टॉक है, जो शिक्षित प्रशिक्षित लोग हैं, उन तक बेहतर सूचना पहुंच जाए और इस सूचना के हिसाब से वो अपने आप का उपयोग कर लें। साथ साथ जो लोग अभी मानव पूंजी निर्माण की प्रक्रिया में शामिल हैं, उन तक भी बेहतर स्वास्थ्य, शिक्षा, कौशल की जानकारी हम दे देंगे, तो वे लोग अपने आप को और मानव पूंजी में और सशक्त मानव पूंजी में तब्दील कर पाएंगे। यानी अगर हम बात करें जानकारी की, तो जानकारी दो स्तरों के लिए आवश्यक है। अगर हम बात करें जानकारी की, इंफॉर्मेशन की, यहां अगर हम सूचना शब्द दे दें, बेहतर तो जानकारी शब्द ही है, सूचना शब्द दे दें, तो यह दो स्तर के लिए आवश्यक है। एक वे लोग जो अभी मानव पूंजी निर्माण की प्रक्रिया में है, मानव पूंजी निर्माण की प्रक्रिया में है, निर्माण की प्रक्रिया में, अर्थात अभी वे लोग पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, एजुकेशन से हैं, इंजीनियरिंग कर रहे हैं, या किसी प्रकार का स्किल ले रहे हैं, या किसी प्रकार का ट्रेनिंग ले रहे हैं। तो इन तक भी जब जानकारी पहुंचती है कि बेहतर एजुकेशन, कौन सा कॉलेज है जो बेहतर एजुकेशन दे रहा है, कौन सा कॉलेज है जो ऐसा एजुकेशन दे रहा है जो शिक्षा के साथ रोजगार भी उपलब्ध कराए, कौन सा सेंटर है जो बेहतर स्किल दे रहा है, कौन सा इंस्टीट्यूट है जो बेहतर ट्रेनिंग दे रहा है, अगर ये जानकारी इन लोगों तक पहुंचेगी तो ये उस जानकारी का लाभ उठाएंगे, बेहतर मानव पूंजी में तब्दील होंगे। साथ साथ दूसरे स्तर पर वे लोग जो ट्रेंड हो चुके हैं, वे लोग जो स्किल्ड हो चुके हैं, यानी जिस जनसंख्या को हमने मानव पूंजी में तब्दील कर दिया है, इसे कहते हैं मानव पूंजी स्टॉक। मानव पूंजी स्टॉक, इन तक अगर यह सूचना चाहिए कि कहां उच्चतम वेतन मिल रहा है, कहां बेहतर नौकरियां हैं, किस क्षेत्र में हम अपनी उत्पादकता और बढ़ा सकते हैं, किस शहर में हम और जा सकते हैं, यदि यह सूचना इन तक पहुंचा दी जाए तो इनकी भी उत्पादकता बढ़ जाती है। इसलिए कहा जाता है सरकारों को, संस्थानों को जानकारी में निवेश करना चाहिए। किसमें निवेश करना चाहिए? जानकारी में निवेश करना चाहिए। जानकारी में निवेश करना चाहिए, अर्थात हमें ऐसा इंफ्रा बनाना होगा, हमें ऐसा और इंफ्रा बनाना होगा, विशेष करके ऑनलाइन इंफ्रा। हमें ऐसा ऑनलाइन इंफ्रा बनाना होगा जो ऑनलाइन इंफ्रा लोगों को जानकारी दे, और इस जो ऑनलाइन इंफ्रा लोगों को जानकारी दे, यानी जब हम ऑनलाइन इंफ्रा बना रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? जानकारी के लिए निवेश कर रहे हैं। और यदि हम जानकारी में निवेश कर रहे हैं तो इससे भी हमारे मानव की कार्य क्षमता प्रभावित हो रही है। इससे भी, या यूं कह दें कि इससे भी हमारे लोगों की जो कार्य क्षमता है वो प्रभावित हो रही है, या कह दें कि कार्य क्षमता बेहतर हो रही है। क्या हो रही है? बेहतर हो रही है। और हमें और क्या करना है? पूरी की पूरी मानव पूंजी निर्माण की संकल्पना तो इसी अवधारणा पर टिकी हुई है ना, कि हमें मानव की क्षमता को बढ़ा देना है। अर्थात अगर हमें अपने मानव संसाधन को बेहतर संसाधन में तब्दील करना है तो स्वास्थ्य, शिक्षा, स्किल ट्रेनिंग के अलावा जानकारी में भी निवेश करना होगा। लोगों तक बेहतर सूचनाएं प्रवाहित करनी होगी, सूचनाओं तक उनकी पहुंच सुनिश्चित करनी होगी, ताकि वे जिस स्तर पर भी खड़े हैं उस स्तर पर उन सूचनाओं से लाभ ले पाए। समझ में आ गई बात? तो यही है जानकारी के मायने। अब हम थोड़ी सी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो ये रहे हमारे मानव पूंजी निर्माण के स्रोत। एनसीईआरटी ने मानव पूंजी निर्माण के स्रोत के रूप में थोड़ी चर्चा स्वास्थ्य पर की, थोड़ी चर्चा प्रवासन पर की, थोड़ी चर्चा जानकारी पर की, शिक्षा पर एक लाइन बोल करके चली गई क्योंकि शिक्षा पर अभी आगे बात करनी है। तो मानव पूंजी निर्माण के स्रोत तो आप लोग, मुझे उम्मीद है, समझ गए होंगे। अब दूसरे आयाम की बात करेंगे।
दूसरा आयाम है कि मानव पूंजी और आर्थिक विकास के बीच संबंध क्या है, क्या लेना देना है मानव पूंजी और आर्थिक विकास का संबंध। हमने शुरू में ही बता दिया था कि मानव पूंजी और आर्थिक विकास के बड़े गहरे संबंध हैं। वो तो हमने ह्यूमन कैपिटल थियरी बताई थी। वो इसलिए बता दिया था कि चैप्टर के पहले ही एक मैं आपको कुंजी दे दूं जिससे इस चैप्टर को खोला जा सके। अब देखते हैं एनसीईआरटी इस पर क्या बात करती है। एनसीईआरटी कहती है कि आर्थिक विकास का अर्थ है किसी देश की राष्ट्रीय आय में वृद्धि। ठीक, अगर किसी देश की वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि हो रही है, नेट नेशनल इनकम में वृद्धि हो रही है, तो हम कहेंगे कि आर्थिक विकास हो रहा है। दूसरी बात यहां कही गई है कि शिक्षित और स्वस्थ व्यक्ति का आर्थिक विकास में योगदान अनपढ़ व्यक्ति से अधिक होता है। यानी मूल क्या है, आर्थिक विकास, और आर्थिक विकास में योगदान किसका अधिक होता है, शिक्षित और स्वस्थ व्यक्ति का। उसकी तुलना में अनपढ़ व्यक्ति का कम होता है, बीमार व्यक्ति का कम होता है। तो जाहिर सी बात है, जब आर्थिक विकास में शिक्षित और स्वस्थ व्यक्ति का योगदान अधिक होता है, तो अगर हम लोगों को शिक्षित और स्वस्थ कर देंगे तो आर्थिक विकास बढ़ेगा। यही है मानव पूंजी और आर्थिक विकास में संबंध। जितना बेहतर मानव पूंजी हम बनाएंगे उतनी ही बेहतर आर्थिक विकास होगा। साथ साथ एनसीईआरटी में कहा गया है कि शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों के साथ साथ कुछ अन्य कारक भी हैं जो लोगों की, व्यक्तियों की आय सृजन को, क्षमता को बढ़ाते हैं। यानी व्यक्तियों की कमाई को बढ़ाते हैं, और जब व्यक्तियों की कमाई बढ़ेगी तो राष्ट्र की कमाई बढ़ेगी। यानी हम कह सकते हैं कि सिर्फ स्वास्थ्य और शिक्षा ही नहीं आर्थिक विकास के लिए जरूरी है। स्वास्थ्य और शिक्षा के साथ साथ कई अन्य फैक्टर भी हैं, जैसे ऑन जॉब प्रशिक्षण, जॉब मार्केट की जानकारी, प्रवासन की बेहतर स्थितियां। ये सारी की सारी चीजें किसी व्यक्ति की आय सृजन की क्षमता को बढ़ाते हैं। अर्थात अगर हम मानव विकास पर बेहतर काम कर लें तो देशों का आर्थिक विकास बढ़ता है। यही है मानव विकास, मानव पूंजी और आर्थिक विकास में संबंध। यानी हम लोगों को मानव पूंजी में तब्दील कर देना है, आर्थिक विकास अपने आप बढ़ जाएगा। हां, यह सही है कि एकदम स्पष्ट आंकड़े इसके लोगों हमारे पास नहीं है। ठीक, जितनी दृढ़ता से हम कहते हैं जब आंकड़ों की बात आती है तो इसको हम प्रमाणित नहीं कर पाते। यानी यह तो सच है कि मानव पूंजी और आर्थिक विकास में गहरा संबंध है, यह महसूस करने वाली चीज है। लेकिन जब आंकड़ों के स्तर पर हम इस बात को आर्थिक विकास और मानव पूंजी के बीच के संबंध को परिभाषित करना चाहते हैं तो हम बहुत क्लियरिटी से यह संबंध परिभाषित नहीं कर पाते। उसकी वजह है, होता यह है कि कुछ ऐसी चीजें हैं जो मानव विकास के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन उनका हम इतना क्लियरली मापन नहीं कर पाते हैं कि हम माप करके बता दें कि इन चीजों पर इतना खर्च किया तो इतना आय बढ़ी। जैसे मान लीजिए स्कूली शिक्षा के वर्ष, हम ये आंकड़े तो रख सकते हैं कि हमने स्कूल कितने बनवाए, हम ये आंकड़े तो रख सकते हैं कि हमने स्कूल में कितने बच्चे पढ़ने गए, लेकिन कितने पढ़ने गए तो कितने स्कूल में कितना वर्ष गुजारा, कितने बच्चे थे जो रेगुलर क्लास किए, कितने बच्चे थे जो बीच में खेलने भाग गए। महत्वपूर्ण मुद्दा यह नहीं है कि बच्चों का नामांकन, महत्वपूर्ण मुद्दा यह है बच्चों की उपस्थिति को बनाए रखना। महत्वपूर्ण मुद्दा यह है कि स्कूल के पूरे वर्षों को पूरा करना। इसके आंकड़े हमें थोड़ा कठिनाई से प्राप्त होते हैं, मिल नहीं पाते। साथ साथ जीवन प्रत्याशा, आप कहोगे जीवन प्रत्याशा क्या है? जीवन प्रत्याशा किसी भी देश के नागरिकों की, जीवन प्रत्याशा किसी भी देश के स्वास्थ्य इंफ्रा को बताती है। जीवन प्रत्याशा ये बताती है कि किसी भी देश का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ सर्विस कैसी है कि उसमें कोई व्यक्ति कितने दिनों तक जीवित रह सकता है। जैसे मान लो एज एग्जांपल हम कहें कि हमारे देश की जीवन प्रत्याशा 50 वर्ष है। इसका मतलब यह नहीं होता है कि हर नागरिक 50 साल तक जिएगा। इसका मतलब यह होता है कि हमारे देश की जो पूरी की पूरी हेल्थ इंफ्रा है, जो पूरी की पूरी हेल्थ सर्विस है, वह ऐसी है कि एक साधारण नागरिक उस स्वास्थ्य सुविधाओं के साथ 50 वर्ष तक का जीवन जी सकता है। यानी जीवन प्रत्याशा जितनी बेहतर बढ़ती है, उसका मतलब है कि हमारे यहां हेल्थ सर्विस उतनी बेहतर बढ़ती जा रही है। तो जब हम जीवन प्रत्याशा का आकलन करते हैं तो जीवन प्रत्याशा के भी आंकड़े पूर्णतः हमारे पास आ नहीं पाते हैं।
हमारे पास आ नहीं पाते। साथ ही साथ शिक्षा या स्वास्थ्य की उपलब्धता, हम ये तो कह देखते हैं कि राष्ट्र के स्तर पर हम शिक्षा का ये प्रसार किया, राष्ट्र के स्तर पर स्वास्थ्य का इतना काम किया, लेकिन एक एक व्यक्ति के स्तर पर यह स्वास्थ्य और शिक्षा कितना पहुंची है और कितना उसको प्रभावित कर पाई है, इसके बहुत अस्पष्ट आंकड़े नहीं आ पाते। इसलिए आंकड़ों के आधार पर मानव पूंजी और आर्थिक विकास के संबंध जब स्थापित करने जाते हैं तो बहुत स्पष्ट संबंध स्थापित नहीं हो पाता है। लेकिन इसका एक कतई मतलब नहीं कि मानव पूंजी और आर्थिक विकास के बीच संबंध नहीं है। पूरी की पूरी दुनिया में प्रमाणित हो चुका है, अनुभव के आधार पर प्रमाणित हो चुका है, देशों की तरक्की के आधार पर प्रमाणित हो चुका है कि जितना बेहतर मानव संसाधन होता है उतनी ही बेहतर आर्थिक विकास होता है। हाँ, ये सच है कि जब इसी को हम ऑन पेपर प्रमाणित करने आते हैं, प्रूफ करने आते हैं, आंकड़ों के आधार पर स्थापित करने आते हैं तो कुछ दिक्कतें आती हैं, क्योंकि स्कूली शिक्षा के वर्षों के मामले, जीवन प्रत्याशा के मामले, लोगों तक स्वास्थ्य और शिक्षा की पहुंच के मामले आंकड़ों के आधार पर बहुत स्थापित नहीं हो पाते हैं। यह एक व्यवहारिक समस्या है, लेकिन इस व्यवहारिक समस्या के बावजूद भी सच यही है कि जितनी बेहतर मानव पूंजी होगी उतना बेहतर आर्थिक विकास होगा। अगर हम कुछ अन्य बातें करें, मानव पूंजी और आर्थिक विकास के रिश्तों को पहचानने में कुछ अन्य एग्जाम्पलों का सहारा लें तो एक बात देखते हैं कि विकासशील देशों में मानव पूंजी की वृद्धि तीव्र रही है, लेकिन यह भी देखने को मिला है कि प्रति व्यक्ति वास्तविक आय की वृद्धि उतनी तीव्र नहीं रही है। यानी जब हम देश के आधार पर आंकड़ा लेते हैं तो देखते हैं कि विकासशील देशों ने पैसा खर्च किया और इस पैसे खर्च करने से उनके यहां मानव पूंजी बढ़ी। यानी इन्होंने बेहतर हेल्थ पर काम किया, इन्होंने बेहतर एजुकेशन पर काम किया, इन्होंने बेहतर स्किल पर काम किया, इन्होंने बेहतर प्रवासन की स्थितियों पर काम किया, इन्होंने बेहतर जानकारी पर काम किया। यह मैं विकसित देशों की बात नहीं बता रहा हूं, यह विकासशील देशों की बात कर रहा हूं। लेकिन जितना पैसा खर्च हुआ, जितना काम हुआ, उसकी तुलना में प्रति व्यक्ति वास्तविक आय नहीं बढ़ी। उसकी दो वजह हैं। पहली वजह है कि राष्ट्र के स्तर पर जितना पैसा गया इन सभी चीजों पर, वो धरातल पर उतना उतर नहीं पाया। पहली वजह तो ये रही विकासशील देशों में, अर्थात करप्शन रहा। तो पहली वजह तो ये है भ्रष्टाचार। दूसरी एक वजह और रही है, दूसरी एक वजह यह भी रही है कि विकासशील देशों की जनसंख्या अधिक है। जो पैसा हम खर्च करते हैं इन पर, वह ऊंट के मुंह में जीरा हो जाता है। ऊंट के मुंह में जीरा का मतलब समझ गए ना? इतना बड़ा ऊंट होता है, उसको इतना जीरा खिलाओ। अब जीरा खरीदने में तो आपने पैसा खर्च कर दिया, जीरा महंगा है, पता चला आपने 100 रुपए का जीरा खिला दिया ऊंट को, और 100 रुपए का जीरा इतना आएगा, बेचारा ऊंट ऐसे ऐसे मुंह करेगा, उसके ऊंट के मुंह में ही रह जाएगा। आप तो कहेंगे हमने ऊंट को खिलाने पर 100 रुपया खर्च किया, ऊंट बेचारा कहेगा हमको तो कुछ मिला ही नहीं। तो विकासशील देशों में यह दिक्कत और भी आती है कि उनकी जनसंख्या अधिक है, उनकी जनसंख्या अधिक है, इसलिए जो संसाधन खर्च कर जाते हैं, ठीक, जो संसाधन खर्च किए जाते हैं वो संसाधन उतना लाभ पहुंचा नहीं पाते हैं जितने स्तर की उनकी एक्चुअल नेशनल इनकम में वृद्धि होनी चाहिए, उतनी वृद्धि हो नहीं पाती है। तो अगर कई बार सवाल उठता है आपकी, हम ये सब इसलिए समझा रहे हैं एग्जांपल कि यहां से यूपीएससी सवाल बनाती है, मानव पूंजी निर्माण पर यूपीएससी ने सवाल बनाया है। यहां हम 11वीं की एनसीईआरटी नहीं पढ़ा रहे हैं आपको 11वीं की एनसीईआरटी यूपीएससी के नजरिए से पढ़ा रहे हैं। हम आए अगर इस पीपीटी पर एक एक लाइन पढ़ करके चले जाएं, उससे आपका कुछ नहीं होगा। यहां से उलझाऊ सवाल बनाएगा, जैसे सवाल यहां से बना दिया जाएगा कि मानव पूंजी में निवेश विकास के लिए आवश्यक है, अनिवार्य है, लेकिन विकासशील देशों में यह विकास का वाहक नहीं बन पाया है। आप लोग एक सवाल पर अभ्यास कीजिएगा, मैं दे रहा हूं। मानव पूंजी में निवेश, क्वेश्चन है, मानव पूंजी में निवेश या मानव पूंजी निर्माण
विकास के लिए आवश्यक है। आर्थिक विकास का लिख देता हूं, आर्थिक विकास के लिए आवश्यक है। आर्थिक विकास के लिए आवश्यक है, के लिए आवश्यक है। लेकिन यह विकासशील देशों में बहुत प्रभावी नहीं रह पाया है। विकासशील देशों में बहुत प्रभावी नहीं रह पाया है, बहुत प्रभावी नहीं रह पाया है, नहीं रह पाया है। समीक्षा करें, समीक्षा करें। इस सवाल, ऐसे सवाल पूछते ही यूपीएससी, भले ही 11वीं की एनसीईआरटी थी, 11वीं के बच्चों को मैं थोड़ा पढ़ा रहा हूं, मैं तो एनसीईआरटी पढ़ा रहा हूं यूपीएससी के लिए। यानी जब आप इस सवाल को दो भाग में लिखेंगे कि कैसे मानव पूंजी निर्माण जरूरी है आर्थिक विकास के लिए, लेकिन जब इसके दूसरे हिस्से में आएंगे तो आपको बताना होगा कि विकासशील देशों में यह बहुत प्रभावी नहीं हुआ। उसकी दो वजह है, एक तो हमारे पास आंकड़े ही नहीं है कि कितना प्रभावी हुआ है, और दूसरी विकासशील देशों में जितनी जरूरत है उतना हम खर्च कर ही नहीं पाते हैं। सरकारें अपने बजट में तो दिखाती हैं कि देखो इतना 1000 करोड़ खर्च किया, 10,000 करोड़ खर्च किया, 12,000 करोड़ खर्च किया, लेकिन 10,000 करोड़ 12,000 करोड़ इस जनसंख्या के लिए उठ के मुंह में जीरा हो जाते हैं। तो विकासशील देशों में मानव पूंजी निर्माण बहुत प्रभावी नहीं हो पाया, लेकिन एकदम नकारात्मक भी नहीं रहा है। हां, जितनी उम्मीद थी उतना नहीं हो पाया, लेकिन कुल मिलाजुला करके हम कह सकते हैं कि मानव पूंजी और आर्थिक विकास के बीच जो संबंध है वह द्विदिशात्मक है, वह द्विदिशात्मक है। आप कहोगे कैसे? द्विदिशात्मक का मतलब होता है, अर्थात इसका मतलब यह होता है कि उच्च आय मानव पूंजी के उच्च स्तर के निर्माण का कारण बनती है। इसके विपरीत मानव पूंजी का उच्च स्तर आय में वृद्धि का कारण बनता है। यानी निष्कर्ष अगर लिखा जाए, इसका निष्कर्ष एनसीईआरटी कहती है कि निष्कर्ष क्या है? निष्कर्ष यह है कि यह है मानव पूंजी, यह है मानव पूंजी, यह है मानव पूंजी, ठीक, और यह है आर्थिक विकास, आर्थिक विकास, यह है आर्थिक विकास। निष्कर्ष यह है कि इन दोनों के बीच संबंध, ठीक, या यूं कहिए आर्थिक विकास की जगह यहां लिख दिया गया है उच्च आय। उच्च आय भी तो आर्थिक विकास ही न है। उच्च आय या उच्च आय ही क्या है? यही आर्थिक विकास है। कहा गया है इन दोनों के बीच संबंध द्विदिशात्मक है। उच्च आय, इन दोनों के बीच संबंध द्विदिशात्मक है। इस द्विदिशात्मक का मतलब क्या है? इस द्विदिशात्मक का यही मतलब है, बेहतर मानव पूंजी होगी तो उच्च आय होगी। एक दिशा यह है, यानी मानव पूंजी में निवेश कीजिए तो उच्च आय होगी, एक दिशा। दूसरी दिशा कहती है यदि उच्च आय होगी तभी तो मानव पूंजी में बेहतर निवेश कर पाएंगे। इसीलिए इसका लाभ विकसित देशों को अधिक मिला। अमेरिका को क्यों मिला? अमेरिका की उच्च आय पहले से ही थी, तो उसने मानव पूंजी में निवेश कर दिया, और जब मानव पूंजी में निवेश किया तो और अधिक उच्च आय बढ़ गई। भारत जैसे देशों को बहुत लाभ नहीं मिल पाया, क्योंकि भारत जैसे देशों की पहले ही उच्च आय नहीं थी, तो मानव पूंजी में ही कम निवेश किया, और जब मानव पूंजी में कम निवेश हुआ तो मानव पूंजी से उच्च आय हो ही नहीं पाई। यानी इनके बीच दोनों दिशाओं से संबंध है, यह दोनों एक दूसरे को अर्थ और बल प्रदान करते हैं। अंततः निष्कर्ष है कि यही है मानव पूंजी और आर्थिक विकास के बीच रिश्ता। कहते नहीं रिश्ता क्या कहलाता है? तो मानव पूंजी और आर्थिक विकास के बीच रिश्ता यही कहलाता है कि मानव पूंजी और आर्थिक विकास के बीच द्विदिशात्मक संबंध है। दोनों एक दूसरे को प्रेरित करते हैं। मानव पूंजी बढ़ेगी तो उच्च आय बढ़ेगी, उच्च आय बढ़ेगी तो मानव पूंजी में हम ज्यादा से ज्यादा निवेश कर पाएंगे। बात एकदम क्लियर हो गई? किसी कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक। अब थोड़ा देखते हैं भाई,
मानव पूंजी और आर्थिक विकास का जो संबंध है, भारत में क्या क्या हुआ। तो जब हम भारतीय संदर्भ पर बात करते हैं मानव पूंजी और आर्थिक विकास के संदर्भ में, तो भारत ने आर्थिक विकास में मानव पूंजी के महत्व को बहुत पहले पहचान लिया था, देर नहीं किया था, बहुत पहले ही पहचान लिया था। 7वीं पंचवर्षीय योजना में ही आर्थिक विकास के लिए मानव पूंजी पर जोर दिया। हम जब अपनी 7वीं पंचवर्षीय योजना लेकर आए थे, तभी जोर दिया गया कि हम आर्थिक विकास के लिए मानव पूंजी में निवेश करेंगे। अगर वर्तमान की हालत कहा जाए तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में आई ना, इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में कहा गया है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में कहा गया है कि 2030 से 2032 तक भारत 10 ट्रिलियन से अधिक तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगी, दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगी। और यह भी इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कहा गया है कि यह अर्थव्यवस्था ज्ञान संसाधनों से संचालित होगी। यानी जो इतनी बड़ी हम अर्थव्यवस्था बनाएंगे वह इस आधार पर बनाएंगे कि हमारे पास ढेर सारे नॉलेज संपन्न लोग होंगे, अर्थात हम ज्ञान संसाधनों के सहारे ही अब दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बनेंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति कह रही है कि जो हम दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बनेंगे, यानी जब अब आगे हम दुनिया की जो तरक्की करेंगे वह हम प्राकृतिक संसाधनों से नहीं करेंगे, ज्ञान संसाधनों से करेंगे। किससे करेंगे? ज्ञान संसाधनों से करेंगे। यानी हमें नॉलेज पर काम करना होगा, हमें अपने मानव पूंजी निर्माण पर काम करना होगा। और अगर हमने कर लिया तो दुनिया की जितनी असीमित संभावनाएं हैं उन सब संभावनाओं के वाहक भारत के युवा बन जाएंगे और भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 कहती है कि भारत को एक मजबूत शिक्षा प्रणाली पर आधारित एक ज्ञान समाज की आवश्यकता होगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति कहती है, समझना, कि आने वाले दिनों में भारत को एक ज्ञान आधारित समाज चाहिए, ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था चाहिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति कहती है कि भारत का भविष्य 2 रास्तों से होकर के जाएगा, नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी। क्या पेनी नहीं चल रही है, ऐसे आ जाओ, ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था और ज्ञान आधारित समाज। ज्ञान आधारित समाज, समझना, ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं। ये ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था और ज्ञान आधारित समाज ही भविष्य के भारत की पहचान होगा। भविष्य का भारत, ठीक, भविष्य का भारत। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में लिखा गया है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में लिखा गया है कि जो भविष्य का भारत है, अगर इस भविष्य के भारत को हम ज्ञान आधारित समाज में तब्दील कर लिए, एक ऐसा समाज तब्दील कर लिए जो समाज तर्क के आधार पर जीता हो, जो समाज बेहतर सोच के आधार पर जीता हो, जो समाज अपना ताना बाना तार्किक चिंतन के आधार पर बुनता हो, जो समाज अपनी सामाजिक संस्थाओं में तर्क को महत्व देता हो। क्योंकि जब भी समाज अपनी सामाजिक संस्थाओं में तर्क को महत्व देता है, चिंतन को महत्व देता है, तो वह समाज समानता की ओर जाता है। और समानता की ओर गया समाज ही बेहतर लोकतांत्रिक समाज बनाता है, और बेहतर लोकतांत्रिक समाज ही एक जीवंत समाज होता है, जिंदा समाज होता है। हमें मरे हुए समाज की जरूरत नहीं है। 21वीं शताब्दी में हमें जिंदा समाज चाहिए, आधुनिक सोच और चिंतन का समाज चाहिए, एक तर्कशील समाज चाहिए, एक ऐसा समाज चाहिए जो बड़े गर्व के साथ अपनी पुरातन बेहतर परंपराओं को, रीति रिवाजों को, विश्वासों को, मान्यताओं को अपने में समेटे, और साथ साथ जो रूढ़िवादी, गलत, अतार्किक, मानव के शोषण पर आधारित परंपराएं हैं उनको छोड़े, उनकी जगह नई परंपराओं को पालन करें।
समाज में उन प्रतिष्ठा के केंद्रों का निर्माण करे जो समानता को बढ़ावा देते हैं, बंधुत्व को बढ़ावा देते हैं, प्रेम को बढ़ावा देते हैं, विश्वास को बढ़ावा देते हैं, समर्थन और सहयोग को बढ़ावा देते हैं। हमें ईर्ष्या पर आधारित समाज नहीं चाहिए। हमें एक ऐसा समाज चाहिए जो कहता हो कि आओ साथी मिलकर के चलते हैं। एक ऐसा समाज चाहिए जो हर मानव को मानव होने के नाते ही प्रतिष्ठा देता है। एक ऐसा समाज चाहिए जो मानव मानव के बीच, स्त्री पुरुष के बीच, बेटा बेटी के बीच किसी प्रकार का भेदभाव न करता हो। यानी ज्ञान के आधारों पर खड़ा समाज चाहिए। यही जरूरत है 21वीं शताब्दी के भारत की। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति कहती है कि ज्ञान आधारित समाज बनाएंगे। दूसरी बात, राष्ट्रीय शिक्षा नीति कहती है कि हम पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी की ओर जा रही है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति कहती है हम ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था बनाएंगे। एक ऐसी अर्थव्यवस्था भारत में बनाएंगे जो इनोवेशन पर खड़ी हो, नवाचारों पर खड़ी हो, आविष्कारों पर खड़ी हो, खोज पर खड़ी हो, नई तकनीकों पर खड़ी हो, उन चीजों को लाए जो नए युग की जरूरत हो, बेहतर स्टार्टअप पर खड़ी हो। यानी हम भारत में एक ऐसी अर्थव्यवस्था का निर्माण करेंगे जो दुनिया में उभरती हर संभावनाओं की सप्लाई करने के लिए तैयार हो। और ऐसी अर्थव्यवस्था हमेशा नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी ही हो सकती है, ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था हो सकती है। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति कहती है कि अगर हमने ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था और ज्ञान आधारित समाज का निर्माण कर लिया तो 21वीं शताब्दी भारत की होगी, इसमें कोई संशय नहीं है। तो सवाल है, हम ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था और ज्ञान आधारित समाज बनाएंगे कैसे? तो इसका जवाब यह है कि हमें एक मजबूत शिक्षा प्रणाली की नींव डालनी होगी। और इसी बात को राष्ट्रीय शिक्षा नीति कहती है कि हमें एक मजबूत शिक्षा प्रणाली की क्या डालनी होगी? नींव डालनी होगी, क्योंकि ज्ञान समाज की आवश्यकता है। जब इस मजबूत शिक्षा प्रणाली की नींव डाल देंगे, एक ज्ञान आधारित समाज, ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था बना देंगे, तो हम एक ऐसे समाज की ओर बढ़ेंगे जिसमें ज्ञान की मांग हो, जिस समाज में प्रौद्योगिकियों पर चर्चा होती हो, जिस समाज में रहने की स्थितियां बेहतर हो, जिस समाज में काम करने के तरीकों में समय समय पर बदलाव लाया जाए और उन बदलावों को स्वीकार करने के सभी गुण और विशेषताएं हों। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति कहती है कि अगर हमने इतना लचीला, इतना बेहतर ज्ञान आधारित समाज बना लिया, इतनी बेहतर ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था बना ली, अर्थात हम ऐसे युवा तैयार कर लिए जो ज्ञान से संचालित हों, तर्क से संचालित हों, इनोवेशन से संचालित हों, चिंतन से संचालित हों, काम करने के हुनर से संचालित हों, तो हम एक बेहतर भारत में मानव पूंजी निर्माण भी कर लेंगे। और यही मानव पूंजी निर्माण अर्थव्यवस्था को उच्च विकास के पथ पर ले जाएगा। समझ में आ गई बात? ठीक। तो भारतीय संदर्भ में अगर हम यात्रा 7वीं पंचवर्षीय योजना से करें तो 7वीं पंचवर्षीय योजना में ही मानव पूंजी के महत्व को समझ लिया गया। और वर्तमान में हम किधर जा रहे हैं? हम एक ज्ञान आधारित समाज और ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था की कल्पना कर रहे हैं। आप लोगों ने इस साल के बजट को देखा होगा। इस साल के बजट में देश के विकास के लिए 7 प्राथमिकताएं तय की गई, जिन्हें सप्तऋषि कहा गया। अगर किसी को बजट को, इस साल के बजट को समझना हो तो इसी चैनल पर, PW वल्ली IAS के हिंदी वाले चैनल पर हमने बजट की बहुत विस्तार से क्लास ली है, उसको एक बार देख लीजिएगा। अगर यहां के संदर्भ में बात करें तो जो हमारी बजट की प्राथमिकता थी, उसमें छठी प्राथमिकता, छठा सप्तऋषि क्या कहा गया था? युवा को कहा गया था। कहा गया था कि हम युवाओं में क्षमता का विस्तार करेंगे। 7वीं छठी प्राथमिकता ही नाम दिया गया था युवा शक्ति। युवा शक्ति यानी हमारा बजट ढेर सारा काम करता है युवाओं को शक्तिशाली बनाने पर। शक्तिशाली युवा का मतलब क्या है? शक्तिशाली युवा का मतलब यह नहीं है कि 6 पैक हो, डोले सोले हो, नहीं। शक्तिशाली युवा का मतलब है ज्ञान से संचालित युवा।
तर्क से संचालित हुआ, चिंतन से संचालित हुआ। आप लोगों ने देखा होगा एक योजना है प्रधानमंत्री कौशल विकास सम्मान। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, प्रधानमंत्री कौशल विकास सम्मान, प्रधानमंत्री कौशल विकास सम्मान, प्रधानमंत्री कौशल विकास सम्मान, प्रधानमंत्री कौशल विकास सम्मान। इसी बजट 2023 में लाई गई है। इस बजट 2023 में यह योजना लाई गई है। इस योजना में क्या कहा गया है? सरकार ने कहा है कि हम युवाओं को कुछ नया ट्रेनिंग देंगे। तो किसकी ट्रेनिंग देंगे? तो सरकार कह रही है हम युवाओं को कोडिंग की ट्रेनिंग देंगे, कोडिंग की ट्रेनिंग देंगे। हम अपने युवाओं को रोबोटिक्स की ट्रेनिंग देंगे, रोबोटिक्स की ट्रेनिंग देंगे। हम अपने युवाओं को 3D प्रिंटिंग की ट्रेनिंग देंगे, 3D प्रिंटिंग की ट्रेनिंग देंगे। हम युवाओं को ड्रोन की ट्रेनिंग देंगे कि चलो भैया ड्रोन वोन बनाओ। हम अपने युवाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी की ट्रेनिंग देंगे। आखिर सरकार ये क्यों कर रही है? यही तो है नया ज्ञान, नया ज्ञान। ये सारी चीजें क्या है? यही तो है नया ज्ञान। आज के युग की आवश्यकता हो समाज के स्तर पर भी और अर्थव्यवस्था के स्तर पर भी। कोडिंग दुनिया की डिमांड है, रोबोटिक्स दुनिया की डिमांड है, 3D प्रिंटिंग दुनिया की डिमांड है, ड्रोन दुनिया की डिमांड है, AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दुनिया की डिमांड है। और अगर हम इस नए ज्ञान से लवरेज युवा तैयार कर लेते हैं तो यही हुआ तो एक ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था बनाएंगे, ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था बनाएंगे। और आने वाले देश में इन्हीं सबकी तो डिमांड होगी। तो चाहे डिमांड देश की हो या डिमांड दुनिया की हो, देश की डिमांड होगी तो युवा पूरा कर देंगे और दुनिया की भी डिमांड होगी तो भी ये युवा पूरा कर देंगे। जाएंगे बाहर, ढेर सारी नौकरी रोजगार पाएंगे, देश को ढेर सारी विदेशी मुद्रा देंगे। यानी भारत सरकार की कल्पना है कि भारत में मानव पूंजी निर्माण करके एक युवा शक्ति की ऐसी फौज तैयार कर दिया जाए कि दुनिया में किसी को कहीं भी कुछ भी बनाना हो, कुछ भी नया काम करना हो तो एक बार वो भारत की ओर देखे, वो भारत की ओर देखे। वो कहे या तो भारत से ही कर्मचारी बुला लेते हैं, भारत से ही ड्रोन बनाने वाले बुला लेते हैं, भारत से ही रोबोटिक्स पर काम करने वालों को बुला लेते हैं, भारत से ही 3D प्रिंटिंग पर काम करने वालों को बुला लेते हैं, या चलिए भारत में ही बना लेते हैं। तो भारत से लोगों को बुलाएंगे तो भी हमारे पास मुद्रा आएगी और भारत में आकर के बनाएंगे तो हमारे पास इन्वेस्टमेंट आएगा। तो हम चले थे 7वीं पंचवर्षीय योजना से कि हम शिक्षा पर काम करेंगे, स्वास्थ्य पर काम करेंगे, धीरे धीरे स्किल पर ले जाएंगे। और आज हम पहुंच गए हैं कि हम ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था बनाएंगे, ज्ञान आधारित समाज बनाएंगे। तो भारतीय संदर्भ में मानव पूंजी निर्माण के लिए इतना कुछ किया जा रहा है। एक बात और, जब आप लोग ये क्लास देख रहे होंगे तो सोच रहे होंगे गुरुजी एनसीईआरटी से बाहर क्यों चले जा रहे हैं। कुछ टॉपिक ऐसे हैं जहां से यूपीएससी सीधे सवाल बनाती है, जैसे ह्यूमन कैपिटल थ्योरी। तो यहां मैं एनसीईआरटी से बाहर जाऊंगा आपके ढेर सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए, क्योंकि हम 11वीं के एनसीईआरटी पढ़ा रहे हैं, लेकिन 11वीं के बच्चों को नहीं पढ़ा रहे हैं। हम यूपीएससी के नजरिए से 11वीं की एनसीईआरटी को पढ़ा रहे हैं। हम लाइन टू लाइन भी रहेंगे और लाइन से बाहर भी जाएंगे। क्लियर हो गई? तो भारतीय संदर्भ में यह बात है। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि आखिर जो मानव पूंजी निर्माण के बड़े स्रोत हैं, जो दो, वो है स्वास्थ्य और शिक्षा। देखिए, मानव पूंजी निर्माण में बहुत कुछ किया जाना है, लेकिन अगर कहें कि सबसे बड़ा क्षेत्र कौन है, तो मानव पूंजी निर्माण में सबसे बड़ा क्षेत्र होता है स्वास्थ्य और शिक्षा। यानी सबसे अधिक खर्चा किया जाता है स्वास्थ्य और शिक्षा पर। क्यों? अरे स्वस्थ व्यक्ति रहेगा तो शिक्षा लेगा, और शिक्षा ले लिया तो भविष्य में जो भी नया ज्ञान, नया कौशल आएगा वो आसानी से एडॉप्ट कर लेगा। इसीलिए स्वास्थ्य और शिक्षा पर ज्यादा जोर दिया जाता है। अब सवाल यह उठता है कि स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में सरकारी हस्तक्षेप की आवश्यकता है या नहीं है।
एक विमर्श है पूरे भारत में। कुछ लोग कहते हैं कि स्वास्थ्य और शिक्षा को पूर्णतः सरकार के लिए ही छोड़ देना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं नहीं, स्वास्थ्य और शिक्षा को पूर्णतः निजी क्षेत्र के भरोसे छोड़ देना चाहिए। कुछ लोगों का मत अधिक सामंजस्यपूर्ण है, वो कहते हैं नहीं, स्वास्थ्य और शिक्षा एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें सरकारी हस्तक्षेप तो प्रभावी होना ही होना चाहिए, साथ साथ निजी क्षेत्र को भी इसमें लाया जाना चाहिए। तो हम यहां चर्चा इस बात पर करेंगे कि स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में आखिर सरकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता क्यों है। आखिर सरकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता क्यों है। तो भारत में ये जान लीजिए, भारत में प्राइवेट सेक्टर और सार्वजनिक क्षेत्र यानी सरकारी क्षेत्र दोनों ही शिक्षा और स्वास्थ्य में मौजूद है। प्राइवेट सेक्टर भी है, सरकार भी है। ठीक, क्यों दोनों मौजूद है? क्योंकि दोनों सामाजिक और निजी दोनों तरह के लाभ पैदा करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? सरकारी क्षेत्र है, अधिक लोगों को स्वास्थ्य और शिक्षा दे रहा है, सामाजिक लाभ मिल रहा है। निजी क्षेत्र है, यह भी स्वास्थ्य और शिक्षा में काम कर रहा है, तो खुद प्रॉफिट भी कमा रहा है। साथ साथ जो लोग स्वास्थ्य और शिक्षित हो रहे हैं वे भी लोग तो सामाजिक लाभ दे रहे हैं। यानी निजी और सामाजिक लाभ दोनों की स्थितियां मौजूद हैं। दरअसल है क्या? अब बात अगर इसकी करें कि ठीक है भाई, सरकार और प्राइवेट दोनों स्थित हैं। अब अगर बात करें कि स्वास्थ्य और शिक्षा पर सरकार का होना क्यों जरूरी है, सरकार क्यों होना चाहिए, तो दरअसल उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि स्वास्थ्य और शिक्षा पर जो व्यय होता है इसका दीर्घकालिक प्रभाव पड़ता है, लॉन्ग टर्म इफेक्ट होते हैं। स्वास्थ्य और शिक्षा पर जो व्यय होता है उसका क्या होता है? दीर्घकालिक प्रभाव होता है। और प्राइवेट सेक्टर हमेशा तत्काल लाभ मांगेगा, लेकिन सरकार रहेगी तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करेगी। वो 20 साल के लिए इन्वेस्ट करती है, 30 साल के लिए इन्वेस्ट करती है, 25 साल के लिए इन्वेस्ट करती है। स्वास्थ्य और शिक्षा ऐसे क्षेत्र नहीं है कि आपने नागरिकों के स्वास्थ्य पर तुरंत पैसा लगा दिया, तुरंत वो कमा कर देने लगेगा, तुरंत पढ़ा दिया, तुरंत देने लगेगा। लंबे समय का निवेश किया जा सकता है, किया जाता है। और जहां भी लंबे समय के निवेश की जरूरत होती है वहां हमेशा सरकार ही आगे आती है, वहां प्राइवेट सेक्टर आगे नहीं आता है। तो सरकार की इसलिए भी जरूरत है स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में, ताकि सरकार लंबे समय का निवेश करे और उसका परिणाम प्राप्त करे। साथ साथ स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में जो निवेश होता है उन्हें आसानी से उल्टा नहीं किया जा सकता। यानी ये नहीं है कि हमने निवेश कर दिया तो एक दिन जब बेहतर निवेश हो जाएगा तो इसके परिणाम बेहतर नहीं आएंगे। नहीं, अगर हमने बेहतर निवेश किया है तो बेहतर परिणाम हमें मिलेगा, लंबे समय का परिणाम मिलेगा। उल्टा नहीं किया जा सकता, रिजल्ट देगा ही देगा। चूंकि लंबे समय के निवेश की जरूरत होती है और साथ साथ भविष्य में लाभ भी देता है, और जो लाभ देता है वो सामाजिक स्तर का लाभ देता है, राष्ट्रीय स्तर का लाभ देता है। इसलिए सरकारी हस्तक्षेप एकदम आवश्यक है। सरकारी हस्तक्षेप आवश्यक है। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात क्या है कि ढेर सारे लोगों में जानकारी की कमी होती है। स्वास्थ्य से संबंधित सेवाओं की जानकारी की कमी होती है, शिक्षा से संबंधित सेवाओं की आम उपभोक्ताओं को जानकारी की कमी होती है कि सरकार स्वास्थ्य के लिए कितना काम कर रही है, शिक्षा के काम के कितना कर रही है। स्वतंत्र रूप से सूचनाएं उन तक मिल नहीं पाती है। साथ साथ अगर सरकारी संस्थान नहीं रहेंगे तो निष्पक्ष संचालन नहीं करेंगे। हमेशा प्राइवेट, मान लो प्राइवेट स्कूल होगा तो उसी ने पढ़ाएगा जो ज्यादा फीस देगा, प्राइवेट हॉस्पिटल होगा तो उसी ने बेहतर इलाज करेगा जो ज्यादा पैसा देगा। यानी वह पैसे वालों के पक्ष में झुका है, निष्पक्ष संचालन नहीं हो रहा है। लेकिन अगर सरकार अपने शिक्षा और स्वास्थ्य का संचालन लेकर करेगी तो निष्पक्ष संचालन करेगी, वो अमीर और गरीब के बीच भेदभाव नहीं करेगी। और याद रखिएगा, राष्ट्र के स्तर पर हर नागरिक, हर युवा बराबर होता है, जरूरी होता है। राष्ट्र के स्तर पर युवा और युवा के बीच अवसरों के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। लेकिन जब भी प्राइवेट सेक्टर हेल्थ और एजुकेशन में आएगा तो उसको प्रॉफिट देना है, उसको अपना प्रॉफिट मेंटेन करना है। प्राइवेट सेक्टर की बुनियादी संरचना ही प्रॉफिट के आधार पर खड़ी है और यह कोई बुराई नहीं है। जब भी कोई प्राइवेट व्यक्ति इन्वेस्टमेंट करेगा तो अपना प्रॉफिट चाहेगा, और जब अपना प्रॉफिट चाहेगा तो चाहेगा कि बेहतर इनकम वाले लोग, धनी लोग ही उसके पास आए।
लेकिन जब सरकार आएगी तो सरकार व्यापार नहीं करती है। सरकार का काम लाभ कमाना नहीं होता है। सरकार का काम होता है अपने नागरिकों का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना। इसलिए किसी भी देश के लिए बेहतर होता है कि स्वास्थ्य और शिक्षा के जो केंद्र हो उनका निष्पक्ष संचालन किया जाए। वो अमीर गरीब के बीच भेदभाव ना करते हो, अमीर गरीब के बीच खाइयां ना पैदा करते हो। हर नागरिक को, हर युवा को, हर बालक को, हर बच्चे को राष्ट्र की संपत्ति मानते हो। इसलिए भी सरकार की शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में उपस्थिति आवश्यक है। याद रखिएगा, इसलिए भी स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में सरकार की उपस्थिति आवश्यक है। सरकार मजबूती से रहे और प्राइवेट सेक्टर को कह दे तुम भी आओ, तुम भी काम करो। अगर सरकार के स्तर पर देखा जाए तो भारत में संघ की सरकार यानी दिल्ली वाली, केंद्र वाली, राज्य स्तर पर शिक्षा मंत्रालय, राज्य स्तर पर शिक्षा विभाग, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद केंद्र सरकार के स्तर पर, जिसे एनसीईआरटी कहा जाता है, यह एक संस्थान है जिसकी किताबें हम आपको पढ़ा रहे हैं, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद। यह विभिन्न संगठन हैं जो पूरे देश में शिक्षा से जुड़ी सुविधा प्रदान करते हैं और शिक्षा के क्षेत्र में काफी काम करते हैं। अगर संघ और राज्य के स्तर पर देख लिया जाए तो स्वास्थ्य मंत्रालय है, स्वास्थ्य विभाग है, विभिन्न संगठन है जैसे राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग है, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद है। ये सारे संस्थान देश के लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराते हैं। ठीक, देश में अगर देखा जाए कि कई सुपर स्पेशलिटी संस्थान है स्वास्थ्य के क्षेत्र में, कई बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं, बहुत अच्छे अच्छे हॉस्पिटल हैं, लेकिन देश में व्यापक गरीबी है। इसलिए स्वास्थ्य के क्षेत्र से जुड़े जो सुपर स्पेशलिटी संस्थान है, शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े जो सुपर स्पेशलिटी संस्थान है, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं, यह कई लोगों के लिए दुर्गम है। अब जाहिर सी बात है, अगर किसी देश में विभिन्न प्रकार के सुपर स्पेशलिटी संस्थान सिर्फ अमीरों के लिए होंगे शिक्षा और स्वास्थ्य से जुड़े, तो गरीबों का क्या होगा? इसलिए सरकार कहती है कि स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में जो सुपर स्पेशलिटी संस्थान है वो आए, प्राइवेट सेक्टर आए, जो उनको पेमेंट कर सकते हैं वो लोग जाए, वहां सुविधा ले, इलाज ले, हमें दिक्कत नहीं है। सरकार कहती है हम भी सुपर स्पेशलिटी संस्थान बनाएंगे। जैसे एम्स क्या है? सुपर स्पेशलिटी संस्थान है स्वास्थ्य के क्षेत्र में। विभिन्न प्रकार की हमारी यहाँ यूनिवर्सिटीज बनी है, इतनी इतनी अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं, हमारी आईआईटी है, हमारा एम्स है, ये सब क्या है? शिक्षा के संस्थान है। एम्स जैसा संस्थान कोई बना पाया? नहीं बना पाया प्राइवेट सेक्टर। आईआईटी जैसे संस्थान बने पाए? नहीं बन पाए। आईआईएम जैसा संस्थान बन पाया? नहीं बन पाया। आज पढ़ा लड़का मेहनत कश हो, योग्य हो, गरीब का बेटा हो, वो आईआईटी जाता है कि नहीं जाता है? क्यों? क्योंकि आईआईटी सरकारी है। कुल मिला जुला करके देश को सिर्फ प्राइमरी स्कूलों की जरूरत नहीं होती है, सिर्फ देश को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की जरूरत नहीं होती है, देश को बहुत सुपर स्पेशलिस्ट हेल्थ और एजुकेशन के संस्थानों की जरूरत होती है। और यहां सिर्फ प्राइवेट सेक्टर रहेगा तो काम नहीं चलेगा। सरकार का यहां होना इसलिए भी जरूरी है ताकि विभिन्न प्रकार के सुपर स्पेशलिटी संस्थान बनाए और गरीबों तक को, ताकि गरीबों को भी अवसर मिले, इसलिए भी सरकारी संस्थानों की जरूरत है। इसके अलावा बुनियादी शिक्षा पर काम करने के लिए, स्वास्थ्य देखभाल को लोगों तक पहुंचाने के लिए, साथ ही साथ किसी भी देश में बुनियादी शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल को नागरिकों का अधिकार माना जाता है। नागरिक देश में जन्म लिया है तो उसका अधिकार है कि वह बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाएं पाए, उस तक बेहतर पोषण पहुंचे, उस तक वैक्सीनेशन पहुंचे, उस तक स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचे, उस तक प्राथमिक शिक्षा पहुंचे, ये उसका अधिकार है। और जब अधिकार है तो आवश्यक है कि सरकार ठीक अपने नागरिकों और सामाजिक रूप से जो उत्पीड़ित वर्ग है, यानी गरीब वर्ग है, उनके लिए शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं मुफ्त में, फ्री में प्रदान करे, गरीबों तक बेहतर स्वास्थ्य और शिक्षा को लेकर के जाए, मुफ्त में लेकर के जाए। इसलिए आप देखते होंगे कि भारत में केंद्र हो या राज्य हो, दोनों सरकारें 100% साक्षरता प्राप्त करने के उद्देश्य को पूरा करने के लिए काम कर रही हैं।
भारतीयों की औसत शैक्षिक प्राप्ति में उल्लेखनीय वृद्धि करने के लिए शिक्षा के क्षेत्र में केंद्र और हर राज्य की सरकार अपने खर्चों को बढ़ा रही है, क्योंकि यह सरकार की जिम्मेदारी है। तो कुल मिलाजुला करके शिक्षा के क्षेत्र में सरकार का होना, स्वास्थ्य के क्षेत्र में सरकार का होना क्यों जरूरी है, यह बात आपको एनसीईआरटी ने समझा दिया। अब थोड़ा एक सेक्टर का अध्ययन करते हैं, भारत में शिक्षा क्षेत्र। भारत में शिक्षा क्षेत्र, यह एक एग्जाम्पल से अध्ययन करते हैं, देखते हैं भाई क्या क्या है। तो अगर भारत में शिक्षा क्षेत्र का हम अध्ययन करें, आंकड़े हैं 1952 से 2014 के बीच के, ठीक। तो कहा गया है कि कुल सरकारी व्यय के प्रतिशत के रूप में शिक्षा व्यय जो 7.92% था, अब बढ़कर के 15.7% हो गया, ठीक। कुल व्यय का 1952 में 7.92% था, बढ़कर के 15.7% हो गया 2014 आते आते। इस पूरी अवधि में शिक्षा व्यय में अगर जीडीपी के प्रतिशत के रूप में देखा जाए 1952 से 2014 के बीच के, तो जीडीपी का जो 0.64% खर्च होता था 4.13% हो गया, ठीक। हाँ, यह सच है कि इस पूरी अवधि में शिक्षा व्यय में वृद्धि एक समान नहीं रही, कभी उत्थान और पतन होता रहा, कभी अधिक और कम होता रहा। जो हमारे देश में शिक्षा व्यय है वो है कि प्रारंभिक शिक्षा कुल शिक्षा व्यय का एक बड़ा हिस्सा ले लेती है। जो प्राइमरी सरकार टोटल जो एजुकेशन पर खर्च करती है, उसका एक बड़ा हिस्सा वो किस पर खर्च करती है, प्राथमिक शिक्षा पर खर्च कर देती है, ठीक। अगर भारत में देखा जाए प्राथमिक शिक्षा के बाद जो उच्च स्तर की और तृतीयक शिक्षा जिसे कहते हैं, जिसमें कॉलेज आते हैं, पॉलिटेक्निक और विश्वविद्यालय जैसे उच्च शिक्षा के संस्थान आते हैं, उनका हिस्सा सबसे कम है। यानी सबसे अधिक प्राइमरी एजुकेशन पर खर्च है, उसके बाद मिडिल एजुकेशन यानी स्कूली शिक्षा पर खर्च है। जो तृतीय स्तर की उच्च शिक्षा, विश्वविद्यालय शिक्षा जिसे कहते हैं, टेक्निकल शिक्षा जो कहते हैं, सरकार सबसे कम खर्च करती है। यदि तृतीयक शिक्षा में देखा जाए तो प्रति छात्र जो व्यय है वह प्रारंभिक शिक्षा की तुलना में अधिक है। यानी देखा जाए कि उच्च शिक्षा में एक बच्चे पर कितना खर्च करती है और प्रारंभिक शिक्षा में एक बच्चे पर कितना खर्च करती है, तो इसकी जब तुलना की जाते हैं तो तृतीय शिक्षा में हमें अधिक खर्च मिलता है, लेकिन जब टोटल खर्च की तुलना की जाती है तो प्रारंभिक शिक्षा में हम अधिक खर्च को देखते हैं, ठीक। 2014-15 के आंकड़े कहते हैं कि प्रारंभिक शिक्षा पर जो प्रति व्यक्ति सार्वजनिक व्यय था वह हिमाचल प्रदेश में 34,651 रुपए के उच्च स्तर से लेकर के बिहार में, ठीक, 4,088 रुपए तक के स्तर पर था। यानी विभिन्न राज्यों में जो प्रारंभिक शिक्षा का व्यय है वह भी एक समान नहीं है। हिमाचल जैसे प्रदेश में बहुत अधिक है तो बिहार जैसे प्रदेश में बहुत कम है। यानी राज्यों के बीच भी एक रूपता, एक समानता प्रारंभिक शिक्षा के खर्च को लेकर के नहीं है। अगर हम आजादी के बाद के विभिन्न आयोगों की बात करें तो विभिन्न आयोगों ने शिक्षा व्यय पर खर्च करने की विभिन्न सिफारिश भी की है। शिक्षा आयोग जो बना था 1964 से 1966 में, इसने कहा कि भारत अपने सकल घरेलू उत्पाद का कम से कम 6% शिक्षा पर खर्च करे। यह शिक्षा आयोग बना था 1964 में ही, और तभी कहा था जीडीपी का 6% खर्च कीजिए। हम कर नहीं पाए। तापस मजमूदार समिति बनी थी, उसने स्कूली शिक्षा के दायरे में 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को लाने के लिए कहा था कि लगभग 10 साल में 1.37 लाख करोड़ रुपए सरकार को खर्च करना चाहिए। इसके आसपास तो सरकार पहुंची है। अब अगर शिक्षा क्षेत्र की आगे की बात करें तो जीडीपी के 6% के शिक्षा व्यय के इस वांछित स्तर की तुलना में वर्तमान में अगर औसत रूप से भारत सरकार ने 4% के हिसाब से खर्च किया है। यानी जरूरत है हमें जीडीपी के 6% तक पहुंचने की, लेकिन हम एवरेज 4% तक तो पहुंच गए हैं। अभी हमें 2% की ओर छलांग लगानी बाकी है। साथ साथ एक बड़ी उपलब्धि भारत सरकार की यह रही कि 2009 में भारत सरकार ने 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा का मौलिक अधिकार बना दिया और एक अधिनियम बनाया, राइट टू एजुकेशन अधिनियम, भारत में शिक्षा का अधिकार। और कहा गया, भारत सरकार ने कहा कि हम भारत में जन्म लेने वाले हर बच्चों को शिक्षा का मौलिक अधिकार देते हैं। यानी उस बच्चे की राइट होगी कि 6 से 14 साल की उम्र में तक उसे शिक्षा से जुड़ी समस्त सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए। यह उसका अधिकार होगा।
तो 2009 में एक बड़ा कदम लाया गया कि राइट टू एजुकेशन लाया गया और कहा गया कि 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को हम शिक्षा का अधिकार देते हैं, राइट टू एजुकेशन देते हैं। यह बड़ा क्रांतिकारी साबित हुआ और प्राथमिक शिक्षा को भारत के जन जन तक ले जाने में इस अधिकार ने बहुत बड़ा काम किया है। भविष्य की पीढ़ियां जब इस अधिकार का स्वतंत्र और निष्पक्ष मूल्यांकन करेंगी तो इसे भारत में एक मौन क्रांति के रूप में लिया जाएगा, एक साइलेंट रिवॉल्यूशन के रूप में लिया जाएगा कि बहुत बड़ी क्रांति हो गई। हां, क्रांति की खनक नहीं सुनाई दी, क्रांति की आवाज नहीं सुनाई दी। इसलिए कभी भी भविष्य में, यह भविष्यवाणी है मेरी, कभी भी भविष्य में आप लोगों में से ही कोई आगे बढ़ करके भारत में जब शिक्षा पर काम करेगा या भारत के शिक्षा का मूल्यांकन करेगा तो वह कहेगा कि राइट टू एजुकेशन अधिनियम 2009, भारत में शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो 2009 है, जो 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को मुफ्त शिक्षा का अधिकार देता है, वह भारत में एक साइलेंट रिवॉल्यूशन है, एक मौन क्रांति है। भारत सरकार ने बड़ी पहल की। इसके साथ साथ भारत सरकार ने कहा कि जितने भी केंद्रीय कर हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के टैक्स हैं, सब पर हम 2% शिक्षा उपकर लगा रहे हैं, एजुकेशन सेस लगा रहे हैं और इससे जो भी हमें राजस्व प्राप्त होगा वह हम देश की प्रारंभिक शिक्षा पर खर्च करेंगे, प्राथमिक शिक्षा पर खर्च करेंगे। तो ठीक ठाक उपलब्धि रही है, लेकिन सभी के शिक्षा अभी दूर की कौड़ी है। ठीक, सभी की शिक्षा अभी दूर की कौड़ी है। तो आइए बात करते हैं भविष्य की संभावनाओं पर। संभावनाएं हमेशा सपने से जुड़ी होती हैं और इसलिए हम एक सपने की बात करेंगे, एनसीईआरटी एक सपने की बात करेगी। मैं 2 बातें बार बार कहता हूं। बात नंबर 1, 2 बातें यहां समझना। बात नंबर 1, भारत में आजादी घटना नहीं सपना थी और आजादी के सपने के साथ ढेर सारे सपने जुड़े हुए थे और उनमें से ही एक सपना था कि हर नागरिक तक शिक्षा ले जाएंगे। इसलिए जब संविधान बन रहा था तो संविधान के नीति निर्देशक सिद्धांत जब गढ़े गए तो इस नीति निर्देशक सिद्धांत में हमारे संविधान निर्माताओं ने कह दिया कि इस संविधान के लागू होने के 10 वर्ष के भीतर 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। हां, ये सही है, 10 वर्ष के भीतर तो नहीं हो पाया, लेकिन 2009 में कानून के तहत हो गया। लेकिन यह भी सही है कि आज भी भारत के हर बच्चे तक शिक्षा नहीं पहुंची है। इसलिए हम कह सकते हैं संविधान निर्माताओं ने नीति निर्देशक सिद्धांतों में जो भारत के लिए सपना देखा था कि हर बच्चे तक शिक्षा पहुंचेगी, उसको हम हासिल नहीं कर पाए हैं। सपना अधूरा है। उम्मीद करते हैं कि भारत भविष्य में इसको हासिल करेगा और यह सच भी है, जल्दी हासिल कर लेगा। बात नंबर 1, तो एक सपना तो ये है। ठीक, दूसरे सपना है मुकम्मल भारत का, आइडिया ऑफ इंडिया जिसे कहते हैं। हमारे संविधान निर्माताओं ने एक मुकम्मल भारत की पहचान की। याद रखिएगा, हमारा राष्ट्रीय आंदोलन सिर्फ अंग्रेजों की गुलामी से मुक्ति का आंदोलन नहीं था, यह भारत के समाज को नए सिरे से गढ़ने और बदलने का आंदोलन था। एक भारत की संकल्पना थी, एक भारत के संदर्भ में विचार था। इसी को कहते हैं आइडिया ऑफ इंडिया। एक सपना था। कभी सोचना क्यों चढ़े भगत सिंह फांसी पर? एक राष्ट्र के लिए। सपना यह था, विचार यह था कि एक ऐसे भारत का निर्माण करेंगे जिसमें हर व्यक्ति में इतनी क्षमता हो कि अपने व्यक्तित्व का जितना चाहे उच्चतम विकास कर ले। यानी सरकार उस व्यक्ति तक क्षमताएं लेकर के जाएगी। यही है आइडिया ऑफ इंडिया। समझना बात को, बड़ी मासूम सी बात है। आइडिया ऑफ इंडिया का विचार यह है कि भारत का एक ऐसा समाज बनाएंगे, भारत की एक ऐसी अर्थव्यवस्था बनाएंगे जिसमें गरीब से गरीब के घर में पैदा हुआ भी व्यक्ति को स्वास्थ्य और शिक्षा की, समाज और अर्थव्यवस्था की ऐसी सुविधाएं मिले कि वह जितना चाहे अपने व्यक्तित्व का विकास कर ले, जितनी क्षमता है उतना विकास कर ले। यही आइडिया ऑफ इंडिया है।
तो सवाल है, अगर हमारा सपना, जो हमारा आइडिया ऑफ इंडिया है, वह एक ऐसे मुकम्मल समाज और अर्थव्यवस्था की प्रस्तावना करता है कि हर व्यक्ति के विकास के लिए समुचित अवसर उपलब्ध है, तो स्वाभाविक है हर व्यक्ति तक हमें स्वास्थ्य और शिक्षा को लेकर के तो जाना ही होगा। हम अभी तक पहुंच नहीं पाए हैं, लेकिन यह भी सपना है कि एक दिन जल्दी ही पहुंचेंगे। हर नागरिक तक इतनी शिक्षा और स्वास्थ्य लेकर के जाएंगे, हर नागरिक का पूंजी निर्माण करेंगे कि हर नागरिक इस भारत के समाज और भारत की अर्थव्यवस्था में जितनी उसके भीतर क्षमता है, अर्थव्यवस्था और समाज उसको रोके ना, बल्कि अर्थव्यवस्था और समाज उसकी सहायक बन जाए और उस व्यक्ति का संपूर्ण व्यक्तित्व का संपूर्ण आर्थिक और सामाजिक विकास हो। यह भी एक सपना है और इसके लिए भी जरूरी है कि शिक्षा को लोगों तक ले जाया जाए। अगर हम शिक्षा के क्षेत्र में लैंगिक समानता की बात करें, यह भी एक सपना था कि 100% लैंगिक समानता प्राप्त करेंगे और बड़े हर्ष और गर्व के साथ कह सकते हैं कि प्राथमिक शिक्षा में हमने प्राप्त कर लिया है। तकरीबन 99% के आसपास पर खड़े हैं प्राथमिक शिक्षा में, प्रारंभिक शिक्षा में। अब हमारा देश बेटे और बेटियों के बीच में भेदभाव करना कम कर दिया है। हम उम्मीद करते हैं, यह भी सपना करते हैं कि बहुत जल्दी हम एक राष्ट्र की ऐसी पहचान सुनिश्चित करेंगे जहां राष्ट्र शिक्षा के स्तर पर बेटे और बेटियों में कोई भेदभाव नहीं करेगा। तो अगर हम इस सपने की बात करें तो हम कह सकते हैं कि जो लैंगिक समानता है वह पहले से बेहतर हुई है। पुरुषों और महिलाओं के बीच साक्षरता दर में अंतर कम हो रहा है और यह लैंगिक समानता के सकारात्मक विकास को दर्शाता है। लेकिन अभी भी भारत में महिलाओं के लिए शिक्षा को बढ़ावा देने की आवश्यकता है, ठीक? क्योंकि विभिन्न कारण अभी भी हमारे समाज में मौजूद हैं जो महिलाओं को आर्थिक रूप से बहुत स्वतंत्र नहीं करते हैं, महिलाओं की सामाजिक स्थितियों में बहुत सुधार नहीं करते हैं। इसलिए महिलाओं को अगर हमें आर्थिक स्वतंत्रता देनी है, महिलाओं की सामाजिक स्थिति में सुधार करना है, तो महिला शिक्षा पर जोर देना होगा, ठीक? महिलाओं के स्वास्थ्य देखभाल पर जोर देना होगा। तो भविष्य में हम उम्मीद करते हैं कि हमारा देश महिलाओं के शिक्षा और महिलाओं के स्वास्थ्य देखभाल पर जोर देगा। तो ये रही स्वास्थ्य भविष्य की संभावनाएं, ठीक? भविष्य की उम्मीदें। अब थोड़ी बात करते हैं उच्च शिक्षा लेने वालों पर। तो उच्च शिक्षा लेने वालों के कुछ आंकड़े हमारे सामने हैं। शिक्षित युवाओं में बेरोजगारी का सबसे दर अधिक है, यानी पढ़े लिखे लोग ज्यादा बेरोजगार हैं। अगर हम एनएसएसओ के आंकड़ों की बात करें तो वर्ष 2011-12 में ग्रामीण क्षेत्रों में स्नातक और उससे ऊपर की पढ़ाई करने वाले युवा पुरुषों में बेरोजगारी दर 19% थी और महिलाओं के मामलों में यह 30% थी और शहरी क्षेत्रों में यह 16% थी। यानी उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले लोग ज्यादा बेरोजगार हैं, पुरुष हो महिला। ऐसा क्यों? अगर उच्च शिक्षा के मामले में लोग ज्यादा बेरोजगार हैं तो इसका मतलब है कि हमारी उच्च शिक्षा रोजगार परक शिक्षा नहीं है, हमारी उच्च शिक्षा रोजगार उपलब्ध नहीं करा पा रही है। पहली बात तो ये आंकड़ा कहते हैं। दूसरी तरफ जब हम इसकी तुलना ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में करते हैं तो देखते हैं कि जो प्राथमिक स्तर के शिक्षित युवा बेरोजगार हैं वह लगभग 3.6% हैं। इसका मतलब नहीं कि जो प्राथमिक शिक्षा सिर्फ ले रहा है उसको जल्दी रोजगार मिल जा रहा है। दरअसल प्राथमिक शिक्षा लेने वाले कुछ ना कुछ काम करना शुरू कर देते हैं, उच्च शिक्षा वाले अपने ही शिक्षा के हिसाब से काम ढूंढते हैं और कई बार जो उच्च शिक्षा है उसके साथ स्किल नहीं जुड़ा होता है। हमारे पास डिग्री तो बहुत है लेकिन वह डिग्री मार्केट में रोजगार नहीं दे पा रही है। इसलिए सलाह दी जा रही है भारत सरकार को कि उसे उच्च शिक्षा के लिए आवंटन बढ़ाना चाहिए, उच्च शिक्षा संस्थानों के स्तर में सुधार कैसे करना चाहिए, उच्च शिक्षण संस्थानों में छात्रों को रोजगार परक कौशल प्रदान करना चाहिए। जितनी भी हायर इंस्टीट्यूट हैं उसमें बच्चों को पढ़ाइए, लेकिन पढ़ाने के साथ साथ उन्हें किसी विषय की ट्रेनिंग भी दीजिए। उन्हें इतिहास में पीएचडी कराइए लेकिन साथ साथ उन्हें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी पढ़ाइए, क्योंकि हो सकता है इतिहास से पीएचडी करके मार्केट में जाएं तो उन्हें रोजगार ना मिले, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उन्हें रोजगार दे देगी। इतिहास से पीएचडी बहुत जरूरी है।
लेकिन सवाल है कि हमारी जनसंख्या इतनी बड़ी है कि सभी लोग इतिहास से पीएचडी करेंगे तो होंगे क्या? इतिहास के प्रोफेसर होंगे, टीचर होंगे, लेक्चर होंगे। मार्केट में आप जाए और कहे हमें बहुत बढ़िया इतिहास आता है, इस पर काम तो थोड़ा मिलता है। काम तो मिलेगा कोडिंग पर, रोबोटिक्स पर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी पर। तो जरूरत है कि हमारे उच्च शिक्षा संस्थानों का व्यय बढ़ा दिया जाए और हर उच्च शिक्षण संस्थान उच्च शिक्षा के साथ साथ रोजगार परक शिक्षा जरूर दे। ठीक। और जब ऐसा हो जाएगा, अगर हमने उच्च शिक्षा का अच्छा ऐसा प्रसार कर दिया, उच्च शिक्षा को रोजगार प्रसार, रोजगार शिक्षा से जोड़ दिया, समाज के सभी वर्गों तक हम स्वास्थ्य और शिक्षा लेकर के पहुंच गए, तो भारत के पास एक बड़ा मानव पूंजी का भंडार होगा जो तकनीकी और वैज्ञानिक शिक्षा से समृद्ध होगा और देश को आर्थिक विकास के रास्ते पर आगे बढ़ाएगा। तो कुल मिलाजुला करके कहने का तात्पर्य यह है, बात जहां से शुरू किए थे वहीं पर आते हैं। मानव पूंजी निर्माण यानी जो हमारे सामने ये दुनिया खड़ी है, इस दुनिया के कुछ सवाल हैं। सवाल यह है कि भारत कहां है? भारत को इस दुनिया के सवाल का जवाब देना होगा और भारत ने जवाब दिया भी है कि हम ज्ञान आधारित समाज बनाएंगे, ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था बनाएंगे और आगे की आने वाली दुनिया में अपनी एक मुकम्मल पहचान सुनिश्चित करेंगे। भारत ने यह भी कहा है कि पूरी दुनिया के विकास का वाहक आने वाली दौर में प्राकृतिक संसाधन नहीं होंगे, मानव संसाधन होंगे। इसलिए भारत ने भी मानव संसाधन और मानव पूंजी पर बेहतर काम करना शुरू किया है। यह भी सच है कि हम आज से ही नहीं, हम 7वीं पंचवर्षीय योजना के ही दौर से शुरू कर रहे हैं, लेकिन हमारी जनसंख्या बड़ी थी, इतना पैसा नहीं था जितना खर्च किए। लेकिन हम प्रतिबद्ध हैं, सरकारों ने कमर कसी है कि आने वाले दिनों पर हम मानव पूंजी निर्माण पर बेहतर काम करेंगे। इस देश में बेहतर स्वास्थ्य की स्थितियों को पैदा करेंगे, इस देश में बेहतर शिक्षा व्यवस्था लाएंगे, इस देश में बेहतर स्किल प्रोग्राम लाएंगे, इस देश में बेहतर जानकारी के आयाम लाएंगे, इस देश में बेहतर प्रवासन की स्थितियां उपलब्ध कराएंगे और एक ऐसी युवा शक्ति को तैयार करेंगे जो दुनिया की हर डिमांड को पूरी करने के लिए तैयार है, ताकि दुनिया में कहीं भी किसी को भी कुछ बनाना हो, कुछ बेचना हो, कुछ व्यापार करना हो, तो या तो वो भारत की ओर देखे या तो वो भारत की ओर आए। यही इस चैप्टर का क्रक्स है, यही इस चैप्टर का कॉन्सेप्ट है। मुझे उम्मीद है कि आपने मानव पूंजी निर्माण और भारत में मानव पूंजी निर्माण को अच्छे तरह से समझ लिया होगा। अगर समझ लिया है तो हम अपने कार्य में सफल हो गए। दिमाग खुला कि नहीं खुला जरूर बताइएगा। दिमाग खुलना चाहिए। बड़ी मजेदार सी बात है शिक्षा और विद्या। एक बात बताता हूं, हमारे उपनिषद दर्शन में एक बात लिखी गई है, सा विद्या या विमुक्तये। हमारे उपनिषद दर्शन में इस पर चर्चा की गई है कि शिक्षा क्या है, विद्या क्या है। तो शिक्षा और विद्या की परिभाषा लिखते वक्त लिखा है, विद्या की परिभाषा क्या लिखी गई है? उस दौर में शिक्षा को विद्या कहा जाता था, तो विद्या की परिभाषा क्या दी गई है? सा विद्या या विमुक्तये। विद्या वह है जो लोगों को मुक्त करे। किससे मुक्त करे? तो जो कमियां हैं उससे मुक्त करे, जो अक्षमताएं हैं उससे मुक्त करे। मानव पूंजी निर्माण भी तो यही कहता है कि हम अपने नागरिकों तक शिक्षा लेकर जाएंगे, स्वास्थ्य लेकर जाएंगे, कौशल लेकर जाएंगे और एक ऐसी शिक्षा लेकर के जाएंगे जो शिक्षा हमारे हर युवा को, हमारे हर युवती को या हमारे पूरे समाज को ज्ञान आधारित समाज, तार्किक तर्क पर आधारित समाज में, चिंतन पर आधारित समाज में, मूल्यांकन पर आधारित समाज में तब्दील करती है और साथ साथ हर युवा, हर युवती या हर पूरे समाज को एक ज्ञान आधारित समाज में तब्दील करती है, ताकि अपनी क्षमताएं को आगे बढ़ाए और पूरी दुनिया में तरक्की की उड़ान भर सके। तो उम्मीद है
इस क्लास के बाद आपका भी दिमाग कुछ खुला होगा, आप भी पहले से ज्यादा मुक्त हुए होंगे। तो अगर अच्छा लगा होगा तो मुझे जरूर बताइएगा। मिलते हैं फिर अगले चैप्टर में, अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।